नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रेजी स्टडी पॉइंट पर। तो देखिए, हम 17 अगस्त 2022 को जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था उसमें मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी को आज हम डिटेल से यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। तो उससे हमें आइडिया लगेगा कि आने वाली जो ग्रुप डी की एग्ज़ाम है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस प्रकार से हमें प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस और भाग के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं तथा माइनस और गुणा के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं तो समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना मान प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए, प्लस और भाग को आपस में हमें इंटरचेंज करना है और माइनस और गुणा के स्थान को आपस में क्या करना है, बदलना है, और इसको हमें सोल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 100 और गुणा 121। तो देखिए, गुणा और माइनस को आपस में बदलना है तो गुणा की जगह हम लिखेंगे क्या, -121। और देखिए आगे आया प्लस, तो प्लस की जगह हमें लिखना है क्या, भाग कितना हो जाएगा 11। और माइनस है, माइनस की जगह हम लिखेंगे गुणा, तो ये हो जाएगा कितना 7। और उसके बाद में देखिए भाग, तो भाग की जगह हमें लिखना है प्लस, और ये हो जाएगा कितना 24। और माइनस, तो माइनस की जगह हमें लगाना है गुणा, और ये हो जाएगा कितना 8। उसके बाद में है गुणा, तो गुणा की जगह लेना है -33। फिर से गुणा है तो गुणा की जगह लेना है हमें माइनस, ये हो जाएगा 99। और अंत में है भाग 17, तो भाग की जगह लिखना है हमें प्लस और 17। बस इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम भाग को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में गुणा को। तो यहाँ पर देखिए 121 में हम भाग लगा रहे हैं किससे, 11 से। तो 11 का भाग लगाएंगे 121 में तो आएगा कितना 11। और फिर 11 को गुणा करना है किससे, 7 से। तो 11 को 7 से गुणा करेंगे तो आएगा 77। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 100 माइनस 11 को 7 से गुणा करेंगे तो 77, और प्लस उसके बाद में देखिए 24 को गुणा करना है हमें 8 से। तो 24 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 चौक 32, और 8 दूनी 16, और 3 हो जाएंगे कितने 19, तो 192। माइनस फिर देखिए 33 और माइनस का 99, तो दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, तो 9 3 12, और 9 3 12 और 1 13, तो ये हो जाएगा माइनस का 132, और प्लस का कितना है 17। अब देखिए 100 में से हम 77 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 23, प्लस 192 में से जब हम 132 को माइनस करेंगे तो देखिए कितना आएगा 60, और प्लस कितना है 17। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 23 और प्लस 17 कितने हो जाएंगे 40, और 40 में जब 60 को जोड़ेंगे तो आएगा कितना 100। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि 3 कथन और उनके बाद 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। तो बताइए कि निम्न में से कौन सा निष्कर्ष जो है वो तार्किक रूप से दिए गए कथनों का पालन करता है। तो सबसे पहले तो देखिए जो कथन दिए गए हैं उनसे हम वेन डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो पहला है कि सभी तवे जो है वो क्या है, पेन है। तो देखिए हम किस प्रकार से करेंगे कि एक सर्किल है, ये क्या है, एक हमारा सर्किल है, और बोल रहा है कि सभी तवे जो हैं वो पेन है। तो यदि हम इसको पेन मान लें तो सभी जो तवे हैं वो पेन है, तो मतलब सभी तवे जो हैं वो पेन के अंदर आ जाएंगे। तो ये हो गए हमारे क्या, तवे। उसके बाद में बोल रहा है कि सभी जो पेन हैं वो ब्रश हैं। ये सभी पेन जो हैं वो ब्रश हैं, तो मतलब पूरे के पूरे पेन जो हैं वो ब्रश के अंदर आ जाएंगे। तो ये हो गया हमारा ब्रश। उसके बाद में बोल रहा है कि सभी ब्रश जो है वो मेज है। तो सभी ब्रश जो है वो क्या है, मेज है। तो इसको हम इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे कि ये हमारी क्या हो गई, मेज हो गई। कि सभी मेज जो है, सभी ब्रश जो है वो क्या है, मेज है। तो सारे के सारे ब्रश जो है वो मेज के अंदर आ जाएंगे। तो ये हो गया हमारा वेन डायग्राम। अब उसके बाद में देखिए क्या बोल रहा है कि कुछ मेज जो है वो तवे हैं। तो देखिए कुछ मेज, तो देखिए सारी की सारी ये क्या है, मेज है, और तवे क्या है, इसके अंदर है। तो इतना जो हिस्सा होगा मेज का वो क्या होंगे, तवे भी होंगे। तो पहला निष्कर्ष बिल्कुल सही है कि कुछ मेज जो है वो क्या है, तवे हैं। उसके बाद में बोल रहा है कि सभी पेन जो है वो तवे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो सर्किल है, ये पूरा जो एरिया है वो किसका है, पेन का है। जितना ये सर्किल है वो किसका है, पेन का है। जबकि क्वेश्चन बोल रहा है कि सभी पेन जो तवे हैं, तो सभी पेन जो है वो तवे के अंदर होते तो राइट होता, लेकिन देखिए जो बाहर का जो हिस्सा है ये पेन के क्या है, बाहर है। तो इसका मतलब सभी पेन जो है वो तवे नहीं है। अगला है कि कोई भी पेन जो है वो तवा नहीं है। तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि कुछ पेन जो है वो क्या है, तवे हैं। जो
पेन और तवे के बीच का जो ये कॉमन एरिया होगा, ये क्या होगा, कुछ पेन जो है वो तवे होंगे। तो दूसरा भी गलत है और तीसरा भी गलत है, तो केवल पहला निष्कर्ष क्या है यहाँ पर पालन करता है। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए समुच्चयों की संख्याओं के बीच है। और यहाँ पर हमें नोट दिया गया है कि संक्रियाएं संख्याओं के उनके संगठक अंकों में विभक्त किए बिना संपूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। जैसे कि 13 है तो 13 पर की जाने वाली संक्रियाएं जैसे जोड़ना, हटाना, गुणा करना इत्यादि 13 पर ही करनी है। हमें इसको अलग अलग जैसे 1 और 3 अलग अलग करके इन पे संक्रियाएं नहीं करनी है, पूरी संख्या 13 पर ही करनी है। तो यहाँ पर देखिए, पहला हमें समुच्चय दिया हुआ है कि 15, 41 और 4 का, और दूसरा दिया हुआ है हमें 19, 71 और 5 का। तो देखिए इनमें आपस में हमें रिलेशन ढूंढना है। तो यहाँ पर देखिए 41 लिखा हुआ है, तो 41 जो है वो 45 के आसपास है, मतलब 15 को यदि हम 3 से गुणा करें तो 3 से गुणा कैसे कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 4, तो इसे 1 कम करना है, तो 15 को इससे 1 कम करके गुणा करते हैं तो कितना होता है 45, और इसमें से फिर इसको हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो 15 में इसको 3 से गुणा किया 45, और 4 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितना 41। तो देखिए हमें 41 मिल रहा है। ऐसे देखिए यही वाला हमें इस पर अप्लाई करना है। तो क्या करना है, इस 19 को गुणा करना है जो लास्ट में संख्या दी हुई है उससे 1 कम करके, तो 5 में से 1 कम करेंगे तो कितना आएगा 4, और इसमें से माइनस करना है फिर इसी संख्या को, तो 5 माइनस करेंगे। तो देखिए 19 को 4 से गुणा करते हैं तो 76, और 5 माइनस करते हैं तो कितना आता है 71। मतलब इस वाले रूल को ये फॉलो कर रहा है। अब हम ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए जब पहला ऑप्शन को करें तो देखिए किस प्रकार से कर रहे थे हम, पहली संख्या को हमें गुणा करना है जो लास्ट संख्या है उसमें 1 कम करके, तो 10 को गुणा करेंगे हम, 2 में से 1 कम करेंगे तो 1, और फिर माइनस करना है लास्ट वाली संख्या को। लास्ट वाली संख्या कितनी है 2 है, तो 2 माइनस करेंगे, तो 10 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। तो देखिए कितना आ रहा है यहाँ पर 8 आ रहा है। तो मतलब यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 व्यक्तियों की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। यदि 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुना थी तो छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो देखिए जो आयु में अंतर होता है वो आप चाहे 5 वर्ष बाद देखो, चाहे 5 वर्ष पहले देखो, चाहे 20 वर्ष बाद देखो, अंतर हमेशा उतना ही रहता है। जैसे मान लो फिलहाल कोई एक आदमी है उसकी उम्र 10 वर्ष है और दूसरे की मान लो 15 है, तो दोनों में देखो कितने वर्ष का अंतर है 5 वर्ष का। यदि हम 10 वर्ष बाद की बात करें तो 10 वर्ष बाद ये तो हो जाएगा 20 साल का, और ये हो जाएगा कितने साल का 25 साल का। तो देखिए अब भी दोनों की उम्र में कितना गैप है, अब भी 5 का ही है। तो आयु में जो अंतर होता है वो हमेशा क्या होता है, समान होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु जो है वो छोटे व्यक्ति की आयु की तुलना में 3 गुना थी। तो यहाँ पर देखिए 5 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, 5 years ago, 5 वर्ष पहले की यदि हम बात करें तो ये तो हो गया हमारा बड़ा आदमी और ये हो गया हमारा छोटा आदमी। तो बड़े व्यक्ति की जो आयु है वो छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुना थी। तो यदि हम छोटे की आयु हम 1 मान लें तो बड़े की इसकी 3 गुना हो जाएगी, मतलब इनकी आयु का अनुपात हो गया 3:1। यहाँ से देखिए इन दोनों में जो डिफरेंस है, अंतर है, वो कितने का है 2 का है, और क्वेश्चन ने दिया है हमें कितने का 30 वर्ष का। क्वेश्चन ने दिया है हमें 30 वर्ष का अंतर। तो यहाँ पर देखिए 2 यूनिट की वैल्यू 30 वर्ष है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 वर्ष, 15 वर्ष हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 1 की वैल्यू 15 है तो 3 की कितनी हो जाएगी 45, और 1 की कितनी हो जाएगी 15। छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु बतानी है। तो देखिए ये जो 45 वर्ष और 15 वर्ष आई है ये आई है 5 वर्ष पहले की, हमें वर्तमान आयु बतानी है। तो वर्तमान आयु यदि हमें बतानी है तो 5 वर्ष पहले की 45 थी, तो वर्तमान में इसकी कितनी हो जाएगी 50, और इसकी कितनी हो जाएगी 20 वर्ष। और यही पूछा है कि छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है, तो 20 वर्ष। तीसरा ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि उस पद का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करेगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है S2L P6N M18P
J 54R और G 162T। तो यहाँ पर देखिए 2, उसके बाद में 2 का 3 गुना लिखा हुआ है 6, 6 का 3 गुना 18 और 18 का 3 गुना 54 और 54 का 3 गुना 162। तो अगला जो बीच का नंबर आएगा वो 162 का 3 गुना आएगा। तो 162 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6 और 3 को 6 से करेंगे तो 18 और 3 को 1 से करेंगे तो 3 और 1 4। तो बीच का नंबर आएगा 486। अब देखिए दो जगह पे 486 है, ये पहला और ये दूसरा। बाकी ये दोनों ऑप्शन तो क्या हो गए हैं, यहाँ पर गलत हो गए हैं। अब देखिए इनके लेटर को देखें तो देखिए S ये है P, तो S का नंबर कितना होता है 19, S आता है 19वें नंबर पे। ऐसे देखिए P आता है कौन से नंबर पे, 16वें नंबर पे। ऐसे देखिए M आता है कौन से नंबर पे, 13 नंबर पे। ऐसे देखिए J आता है कि कौन से नंबर पे, जो J है हमारा वो आता है 10वें नंबर पे। ऐसे देखिए G है वो आता है हमारा कौन से नंबर पे, 7वें नंबर पे। तो यहाँ पर देखिए 19 में से 3 माइनस हुआ 16, 16 माइनस से 3 करेंगे 13, 13 में 3 माइनस करेंगे 10, 10 में 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 माइनस करेंगे तो 7 और 7 में फिर 3 माइनस करते हैं तो ये आएगा कितना, 4। और चौथे नंबर पे कौन आता है, D। तो D और ये हमें पता चल गया था कितना, 486। तो देखिए सेकंड ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे देखिए अगला नंबर भी हम कर सकते हैं कि ये L है फिर MN, मतलब एक एक दो दो जोड़कर ये आगे लिखा हुआ है। तो T में हम 2 जोड़ेंगे तो T के बाद में आएगा कौन सा, U और बाद में आएगा V, तो लास्ट अक्षर हो जाएगा हमारा V। तो D 486V सेकेंड ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है कि इस प्रश्न में एक कथन और उसके बाद में 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन के संबंध में दोनों निष्कर्षों में से कौन सा सही है यह हमें बताना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि जो P है वो लेस देन इक्वल टू है Q और लेस देन है F इक्वल टू R और ग्रेटर देन M और ग्रेटर देन इक्वल टू B। तो निष्कर्ष है कि R जो है वो P से बड़ा है, R जो है वो P से क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पर देखिए R जो है वो F के क्या है, बराबर है और F जो है वो P से क्या है, बड़ा है। तो देखिए जब F जो है ये यदि P से बड़ा है और F और R क्या है, बराबर है, मतलब R F की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं। तो मतलब R क्या है, P से बड़ा है। तो पहला निष्कर्ष क्या है, सही है। दूसरा है कि F जो है वो B से क्या है, छोटा है, F जो है वो B से क्या है, छोटा है। तो यहाँ पर देखिए ये है हमारा F और ये है हमारा B। तो यहाँ पर देखिए B से बड़ा है M और M से बड़ा कौन है, R, और R और F जो है वो आपस में क्या है, बराबर हैं। मतलब यदि R जो है वो यदि B से बड़ा है और R F बराबर है तो मतलब R की जगह F लिखे तो F भी क्या होना चाहिए, B से बड़ा होना चाहिए। जबकि ये बोल रहा है कि F जो है वो B से क्या है, छोटा है। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो केवल निष्कर्ष एक क्या है, सही है। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग करके 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, 7 मीटर 35 सेंटीमीटर और 4 मीटर 90 सेंटीमीटर की लंबाई को पूर्णतः मापा जा सकता है। तो देखिए आंसर हमारा सेंटीमीटर में है तो सभी को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो 5 मीटर इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 500, तो 500 और 25 कितना हो जाएगा, 525 सेंटीमीटर। तो पहला तो है हमारा 525 सेंटीमीटर। दूसरी है हमारी 735 सेंटीमीटर हो जाएगी, 735 सेंटीमीटर। और अगली हो जाएगी हमारी 490 सेंटीमीटर, 490 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए इन सभी का निकालना है हमें क्या, HCF। इन सभी का क्या निकालना है हमें, HCF निकालना है। तो 525 के फैक्टर करो, 735 के फैक्टर करो और 490 के फैक्टर करो। तो 525 के फैक्टर यदि हम करेंगे तो 525 के फैक्टर करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 5 का भाग लगाएं, 525 है, 5 का भाग लगाएंगे तो आएगा 5 एकम 5 और 1 और 0, तो ये हो गया 105। फिर 5 का भाग लगाएंगे तो आएगा कितना, 21। और फिर यदि हम 5 का भाग जाएगा नहीं तो उसके बाद में लगाएं यदि हम 3 का भाग तो आएगा 7। और फिर भाग लगाएं हम किसका, 7 का, तो ये हो जाएगा कितना, 1। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 525 के फैक्टर जो हैं वो हो गए हमारे कितने, 3 गुणा 5 का स्क्वायर और गुणा में कितना, 7। ऐसे देखिए 735 के फैक्टर हमें करने हैं। तो 735 के जब फैक्टर हम करेंगे, 735 के फैक्टर जब हम करेंगे तो सबसे पहले देखिए 5 का भाग जाएगा और 5 का भाग जाएगा तो कितना होगा, 5 एकम 5, 5 चौक 20 और 5 7 35।
उसके बाद में देखिए 3 का भाग देंगे, तो 3 का भाग देंगे तो कितना जाएगा, 3 चौक 12 और 3 में 27। उसके बाद में देखिए 7 का भाग देंगे, और जब 7 का भाग देंगे तो 7 बार जाएगा, फिर से 7 का भाग देंगे तो फिर जाएगा 1 बार। तो इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो गए हमारे पास कितने, 3 गुणा 5 और गुणा 7 का स्क्वायर। ऐसे ही 490 के फैक्टर हमें करने हैं। तो देखिए 490 के जब हम फैक्टर करेंगे तो 490 के फैक्टर करने पे पहले हम भाग देंगे किसका, देखिए 7 का भाग जा रहा है तो 7 का भाग देंगे तो आ जाएगा कितना, 70। फिर से देखिए 7 का भाग जाएगा तो आ जाएगा कितना, 10। फिर से देखिए 5 का भाग जाएगा तो आ जाएगा कितना, 2। और फिर 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा कितना, 1। तो यहाँ पर देखिए इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 गुणा 5 और गुणा 7 का स्क्वायर। तो देखिए अब इन सब में हमें कॉमन देखना है। तो देखिए 2 केवल इसी में है, बाकी में नहीं है, तो 2 यहाँ से नहीं आएगा। 3 देखिए 3 इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है, तो मतलब 3 भी नहीं आना है। अब देखिए सब में कॉमन है 5 और क्या, 7। तो यहाँ पर देखिए 5 की मैक्सिमम पावर कॉमन किस में है, तो देखिए यहाँ पर 5 की पावर 1 है, यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ कितनी है, 2 है। तो केवल 5 की पावर 1 बाहर आएगा, क्योंकि कॉमन सब में क्या है, 5 की पावर 1। ऐसे देखिए यहाँ पर 7 की पावर 2 है, यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर केवल 1 है, तो केवल 1 ही पावर बाहर आएगी। तो 5 गुणा 7 35 जो है इसका क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 27/3 माइनस 27 गुणा 0 प्लस 1 का मान बताइए। तो यहाँ पर देखिए 27 में भाग देंगे हम 3 का तो आएगा कितना, 9, माइनस 27 को 0 से गुणा करेंगे तो देखिए 0 से गुणा करते ही 0 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, 1। तो 9 और 1 कितना होता है, 10 होता है। तो तीसरा ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन है कि किसी निश्चित कूट भाषा में MFBTF को लीज लिखा जाता है और UNISE को TMHRD लिखा जाता है, तो उसी भाषा में ट्रिक को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पहला अक्षर है हमारा, पहला शब्द है MFBT और F। इसको हमने लिख दिया क्या, लीज, LEAS और E। और दूसरा शब्द है हमारा क्या, UNIS और E। और इसको हम लिखते हैं TMHRD। तो यहाँ पर देखिए इनमें हमें रिलेशन यहाँ पर ढूंढना है। तो देखिए M जो आता है वो आता है कौन से नंबर पे, 13 नंबर पे। F जो आता है वो आता है हमारा कौन से नंबर पे, 6 नंबर पे। B आता है सेकंड नंबर पे। और T आता है हमारा 20 नंबर पे। और F आता है 6 नंबर पे। और नीचे देखिए L आता है हमारा 12 पे, ये आता है 5 पे, ये आता है 1 पे, ये आता है 19 पे और E आता है 5 पे। तो यहाँ पर देखोगे सब में एक एक क्या किया हमने, माइनस किया है। 13 में से 1 माइनस करेंगे 12, 6 में से 1 माइनस करेंगे 5, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, T में से मतलब 20 में से 1 माइनस करेंगे तो 19, और 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5। ऐसे यहाँ पर देख लिए, यहाँ पर U जो है वो आता है 21 पे, N आता है 14 पे, I आता है 9 पे, S आता है 19 पे और E आता है 5 पे। ऐसे T जो है ये आएगा 20 पे, M आता है 13 पे, H आता है 8 पे, R आता है 18 पे और D आता है 4 पे। तो इन सब में भी क्या किया हुआ है, -1 किया हुआ है। तो हमें जो पूछा है उसमें भी हमें क्या करना है, एक एक माइनस करके लिखना है। तो लिखा हुआ है ट्रिक TRICK और K, TRICK। तो यहाँ पर हम देखेंगे T होता है हमारा कौन से नंबर पे, 20 पे, R होता है 18 पे, I होता है 9 पे, C होता है 3 पे और K होता है हमारा 11 पे। तो एक एक कम करके लिखना है। तो ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा हमारा 8, ये हो जाएगा हमारा 2 और ये हो जाएगा 10। तो 19 पे कौन आता है हमारा S, और 17 पे आता है Q, 8 पे आएगा H और 2 पे आएगा B और 10 पे आएगा कौन हमारा J। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, SQHBJ।
फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है कि दो तरफा यात्रा के दौरान गौरव की जो औसत चाल है वो 15 किलोमीटर पर आवर है। यदि वह जाते समय प्रति घंटे 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो लौटते समय उसकी चाल क्या है। तो यहाँ पर देखिए प्रति घंटे 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है, मतलब जाने की जो स्पीड हो गई उसकी वो हो गई 20 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर देखिए यदि दो समान दूरियाँ अलग अलग स्पीड से तय की जाएँ, जैसे ए और बी से, तो इनकी जो एवरेज स्पीड होती है ये बराबर होती है 2ab और अपॉन a प्लस बी। यहाँ पर जितनी दूरी जा रहा है उतनी वापस आ रहा है, मतलब दूरी समान है, तो इनकी एवरेज स्पीड हो जाएगी 2ab अपॉन a प्लस बी। और यहाँ पर देखिए एवरेज स्पीड दे रखी है हमें 15 किलोमीटर पर आवर और बराबर 2 गुणा a की वैल्यू दे रखी है हमें 20 और b की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है, और बटे में हो जाएगा a प्लस बी मतलब 20 प्लस b। तो यहाँ से देखिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 को 20 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 300 और प्लस का 15b और बराबर इधर हो जाएगा 40b। तो ये 15b इधर माइनस में जाएगा तो हो जाएगा 25b और इस साइड बचेगा हमारा 300। तो b बराबर कितना हो जाएगा, तो 25 का भाग लगाएंगे तो 25 चौक 100 और 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 किलोमीटर पर आवर जो है वो हो जाएगी उसके लौट कर आने की स्पीड। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 11 है और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 42 दिया हुआ है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए फॉर्मूला होता है कि यदि हम x प्लस वाई प्लस जेड इसका होल स्क्वायर करें, इसका यदि हम होल स्क्वायर करें तो हमें मिलता है x का स्क्वायर प्लस का y का स्क्वायर और प्लस z का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस का वाई जेड और प्लस का जेड एक्स। तो यहाँ पर देखिए x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमें दे रखी है 11 और 11 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा कितना 121 बराबर इसकी वैल्यू हमें बतानी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है और प्लस का 2 गुणा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू 42 दी हुई है तो 2 गुणा हो जाएगा 42। तो देखिए 2 को 42 से गुणा करेंगे तो 84 और 121 में से यदि हम 84 को माइनस करें तो हमें वैल्यू मिल जाएगी किसकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की। तो देखिए 121 में से जब 84 को माइनस करेंगे तो आएगा कितना 37। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला हमें दिया हुआ है कि निम्न अक्षर समूह में पहला अक्षर समूह जो है वो एक निश्चित तर्क का पालन करते हुए दूसरे अक्षर समूह से संबंधित है। इन युग्मों को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों में से उस युग्म का चयन कीजिए जो निम्न युग्मों के तर्क को पालन करता है। तो यहाँ पर देखिए पहला लिखा हुआ है पी आर ओ और इससे जो रिलेटेड है वो है एल जे एम। ऐसे यहाँ पर देखिए दूसरा लिखा हुआ है जेड ई और एन और इससे रिलेटेड जो है वो है बी डब्ल्यू एन। तो हमें इनमें रिलेशन ढूंढना है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में जो इनका नंबर होता है वो नंबर लिख लो आप। तो पी जो है वो 16वें नंबर पे आता है, आर जो 18वें नंबर पे आता है और ओ जो है वो आता है 15वें नंबर पे। एल यहाँ पर देखिए आएगा 12 नंबर पे, जे यहाँ पर आता है कौन से नंबर पे, जे आ जाएगा यहाँ पर 10 नंबर पे और एम जो है वो आएगा यहाँ पर कौन से नंबर पे, 13 नंबर पे। यहाँ पर देखिए जेड जो आएगा 26 पे और ई जो आता है वो आता है हमारे 5वें नंबर पे और एन जो आता है वो आता है हमारे 14वें नंबर पे। और यहाँ पर देखिए बी जो है वो आता है सेकंड नंबर पे, डब्ल्यू जो है वो आता है हमारा 23 नंबर पे और एन जो आता है वो हमारा 24 नंबर पे। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों को यदि हम ऐड करें तो 16 और 12 कितना मिलता है हमें 28 और ऐसे ही 15 और 13 भी हमें कितना मिलेगा 28 और 10 और 18 भी कितना हो जाएगा 28। तो मतलब इन सभी को जोड़ते हैं तो 28 आ रहा है। ऐसे इनमें भी देखिए 26 और 2 कितना हो जाएगा 28, 5 और 23 भी कितना हो जाएगा 28 और 14 और 14 भी कितना हो जाएगा 28। मतलब इन सभी का जो योग करते हैं उनसे जो रिलेटेड वर्ड है उसका तो योग हमें मिलता है कितना 28।
तो इनमें भी हमें ऐसा ही मिलना चाहिए। तो देखिए जी आता है कौन से नंबर पे, 7 नंबर पे, यू आता है हमारा कौन से नंबर पे, 21 नंबर पे, एन आता है हमारा 14 नंबर पे। तो यहाँ पर देखिए यू हमारा हो गया कौन से नंबर पे, यू हो जाएगा हमारा 21 पे, जी हो जाएगा हमारा कौन से पे, 7 पे, और एम हो जाएगा कौन से पे, 13 पे। तो यहाँ पर देखिए पहले पहले को यदि हम जोड़े तो 7 और 21 28 मिल रहा है, ठीक है। ये भी 21 और 7 28 मिल रहा है, लेकिन 14 और 13 27 है, मतलब यहाँ से योग 28 नहीं मिल रहा, मतलब ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए के का नंबर होता है 11 और क्यू का नंबर होता है 17, तो देखिए 11 और 17 28 होते हैं। अगला चेक करेंगे तो देखिए एल आता है हमारा कौन से नंबर पे, 12 नंबर पे, और पी आता है 16 पे, तो 16 और 12 28 हो रहे हैं, तो ये भी ठीक है। पी आता है हमारा यहाँ पर 16 पे और एल आता है हमारा कौन से पे, 12 पे, तो 16 12 28 हो रहे हैं। मतलब इनमें भी जो आपस में रिलेटेड वर्ड हैं उनका योग कितना है, 28 है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि यदि पी और क्यू अकेले एक कार्य को क्रमशः 9 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि वे क्यू से शुरू करके एक एक दिन कार्य छोड़कर करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो पी है वो अकेले काम को कर रहा था 9 दिन में, और जो क्यू है वो अकेला काम को कर सकता है 12 दिन में। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले तो हम टोटल काम यहाँ पर देखेंगे, टोटल काम को मान लेंगे और इन दोनों का क्या लेंगे, हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे। तो हमने मान लिया कि जो टोटल काम है वो 36 यूनिट है, और जो पी है वो इन 36 यूनिट को अकेला 9 दिन में कर सकता है, मतलब एक दिन में ये 4 यूनिट कंप्लीट कर सकता है। और इसी क्यू जो है वो एक दिन में 3 यूनिट को कंप्लीट कर सकता है। तो यहाँ से देखिए यदि वे क्यू से शुरू करते हैं और एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करते हैं, तो देखिए पहले दिन काम करने कौन आएगा, क्यू आएगा, फिर अगले दिन काम करने कौन आएगा, पी आएगा, फिर क्यू आएगा, फिर पी आएगा। इस तरह से काम हमें शुरू करवाना है। तो देखिए 2 दिन का मिला के काम, क्यू और पी का 2 दिन का मिला के काम कितना होगा, 4 और 3 कितना यूनिट होगा, 7 यूनिट। तो देखिए 7 यूनिट जो है ये काम है कितने दिन का, 2 दिन का। कितने ही दिन का है, 2 दिन का 7 यूनिट यहाँ पर काम है। हमें यहाँ पर काम करवाना है कितना, 36 यूनिट। तो देखिए इस 36 को यदि हम 7 से डिवाइड करें, क्योंकि 2 दिन का काम कितना है, 7 यूनिट, तो 36 को 7 से डिवाइड करेंगे तो भाग जाएगा हमारा कितनी बार, 5 बार। 7 पंजे 35, और एक काम फिर भी हमारा क्या हो जाएगा, शेष यहाँ पर बच जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये कितने पेयर बने हैं, यहाँ पर 5 पेयर यहाँ पर बनेंगे 7-7 यूनिट के। तो यहाँ पर देखिए 7-7 यूनिट के 5 पेयर बने हैं, और एक पेयर जो है वो 2 दिन का है, तो मतलब 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10 दिन में 35 यूनिट जो है वो काम पूरा हो चुका होगा। उसके बाद में देखिए क्यू पी ऐसे 5 पेयर हमारे पास बन जाएंगे, और फिर लास्ट का जो काम बचेगा फिर अगले दिन फिर से काम करने कौन आएगा, क्यू आएगा, और एक काम शेष बचा हुआ है, और क्यू एक दिन में काम करता है कितने, 3, तो 1/3 दिन लग जाएगा फिर अगला काम करने में। तो 10 दिन तो ये और 1/3 ये, तो टोटल काम हो गया 10 सही 1/3 दिन। तो चौथा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि पी एल के यू जे और वाई समान कैलेंडर वर्ष के 6 क्रमागत महीनों में राजस्थान और उत्तर प्रदेश की यात्रा पर गए। पी ने नवंबर के महीनों में राजस्थान की यात्रा को पसंद किया। तो देखिए यहाँ पर जो पी है इसने नवंबर महीना यहाँ पर चूज किया है। कौन सा महीना चूज किया है, नवंबर महीना चूज किया है। उसके बाद में देखिए यू ने पी से ठीक 2 महीने पहले उत्तर प्रदेश की यात्रा पर गया है। कौन, यू, पी से ठीक 2 महीने पहले। तो देखिए पी यू जो है पी से ठीक 2 महीने पहले, तो ये पहला महीना और ये दूसरा महीना यहाँ पर आया है। कौन, यू आया है। कौन आया है, यू आया है। तो देखिए नवंबर है, तो नवंबर से पहले कौन सा आएगा, अक्टूबर, और अक्टूबर से पहले कौन आएगा, सितंबर। तो हम कह सकते हैं कि यू जो है इसने यात्रा की है कौन से महीने में, सितंबर महीने में। उसके बाद में देखिए वाई ने यात्रा के लिए जुलाई के महीने को पसंद किया है। तो वाई जो है उसने पसंद किया कौन सा महीना, जुलाई का महीना। वाई ने पसंद किया कौन सा, जुलाई का महीना। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच में अगस्त का महीना भी आ गया। तो वाई ने जुलाई के महीने को पसंद किया है, और जे ने वाई और यू द्वारा पसंद किए गए महीनों के ठीक मध्य में राजस्थान का दौरा किया। किसने, जे ने जो है वो वाई और यू, तो वाई और यू के बीच में अगस्त का महीना है। यहाँ पर किसने किया है, जे ने किया है। ये हो गया हमारा कौन, जे।
तो जे ने वाई और यू द्वारा पसंद किए गए महीनों के ठीक मध्य में राजस्थान का दौरा किया। इसके बाद में कि एल ने वाई से ठीक 1 महीने पहले यात्रा की। तो जो वाई से ठीक 1 महीने पहले एल ने यात्रा की है, तो एल ने यात्रा की कौन से महीने में? जून में। कौन से महीने में की है? जून में। तो यहाँ पर पूछा गया है कि एल ने वाई से ठीक 1 महीने पहले यात्रा की, तो के ने किस महीने में यात्रा की है? तो देखिए टोटल कितने थे? 6 थे, उनमें से हमें 5 का पता चल गया है और 1 महीना अक्टूबर हमारा बीच में रह गया है। तो यहाँ पर कौन आ जाएगा? हमारा के आ जाएगा। तो के ने कौन से महीने में यात्रा की है? अक्टूबर महीने में की है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक वर्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। डी और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले हम यहाँ पर वर्ताकार मेज बना लेते हैं। तो ये हो गई हमारी यहाँ पर वर्ताकार मेज। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि डी और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो हमें जो परफेक्ट इन्फॉर्मेशन होगी पहले उसको ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर हमें नहीं पता कि डी और ए बाएं बैठे हैं दाएं बैठे हैं, ये कोई नहीं पता, तो इस लाइन को एक बार छोड़ देंगे। फिर आगे देखिए एफ और सी के दाईं ओर ठीक बगल में है। जो एफ है वो सी के दाईं ओर, तो देखिए कौन बोल रहा है? एफ। किसके? सी के। तो पहले हम सी को ड्रॉ करेंगे। तो ये यहाँ पर हो गया हमारा कौन? सी। तो जो एफ है वो सी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कौन? सी के दाईं ओर बगल में हो जाएगा कौन? एफ। तो ये पहली लाइन हो गई हमारी। उसके बाद में देखिए ई जो है वो एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो एफ के दाईं ओर दूसरा स्थान कौन सा हो जाएगा? ये पहला स्थान और ये दूसरा स्थान। तो यहाँ पर हो गया हमारा कौन? ई। ये हो जाएगा हमारा कौन? ई। तो जो ई है वो एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। उसके बाद में है कि ई ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो जो ई है वो ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो ये पहला स्थान और ये दूसरा स्थान। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कौन? ए। तो देखिए ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है? ई है। एक लाइन हमने जो पहले छोड़ी थी उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। अब देखिए डी और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो देखिए डी और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो देखिए ये ए है और इनके बीच में 2 व्यक्ति कब बैठ सकते हैं? जब डी को हम यहाँ पर बैठाएंगे। तो देखिए डी और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं और एक जो बच गया है वो बैठ जाएगा जो बची हुई पोजीशन है उस पर। तो ये हो गया हमारा कौन? बी। तो यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि बी के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? तो देखिए एफ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? तो ये एफ है और इसके ठीक दाईं ओर बगल में कौन बैठा है? डी बैठा है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 0.6 प्लस ब्रैकेट है √0.81 माइनस √0.0144 और प्लस 0.4 और इसको भाग करना है 0.5 से। तो देखिए बोर्डमास रूल का यूज करना है हमें यहाँ। और बोर्डमास रूल में क्या होता है? सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, उसके बाद में ऑफ यानी जो का लगा होता है उसको सोल्व करते हैं, उसके बाद में डिवाइड, उसके बाद में मल्टीप्लाई और उसके बाद में ऐड यानी जोड़ना और उसके बाद में सब्ट्रैक्ट यानी घटाना। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 0.6 और इसमें प्लस करना है हमें √0.81 है। तो देखिए यहाँ पर 81 का अंडर रूट होता है 9 और अंडर रूट में देखिए 2 संख्याओं के बाद पॉइंट था तो उसके आधे के बाद में लगाना है। तो 2 के बाद में था तो 2 का आधा 1 मतलब 1 संख्या के बाद पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा। तो हो जाएगा 0.9 माइनस। अब यहाँ पर देखिए दूसरा ब्रैकेट लगा हुआ है और यहाँ पर अंडर रूट 0.0144 है मतलब 144 का अंडर रूट होता है कितना? 12। और यहाँ पर देखिए अंडर रूट में 4 संख्याओं के बाद पॉइंट था तो 4 का आधा 2 तो मतलब बाहर आ जाएगा 2 संख्याओं के बाद पॉइंट। तो होगा 0.12 और इसमें प्लस करना है हमें 0.4 को डिवाइड करना है 0.5 से। तो देखिए 0.4 को जब हम डिवाइड करेंगे 0.5 से तो देखिए पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। तो ये आएगा कितना? 4/5 और 4/5 का मतलब कितना हो जाएगा? 5 का भाग लगाएंगे तो भाग नहीं जा रहा है तो पॉइंट लगाएंगे, 0 उतारेंगे तो 5 8 40। तो ये आ जाएगा कितना? 0.8 और ये लगा हुआ है हमारा ब्रैकेट। अब देखिए 0.6 प्लस ये है हमारा 0.9 और यहाँ पर देखिए माइनस।
तो ये दोनों देखिए ब्रैकेट में, इन दोनों को पहले हमें जोड़ना है। इस वाले ब्रैकेट को हम सोल्व करेंगे तो 0.12 और 0.80 लगा सकते हैं हम आगे जोड़ने के लिए। तो ये हो जाएगा कितना, माइनस का 0.92। तो देखिए 0.9 इसमें 2 डिजिट हैं, तो इसकी भी 2 डिजिट बनाने के लिए हम यहाँ 0 लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 0.6 और ये है प्लस, और यहाँ पर देखिए 0.90 और माइनस 0.92, तो यहाँ पर माइनस 0.02 यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.6 और माइनस हो जाएगा 0.02। तो यहाँ पर देखिए माइनस करना है, तो यहाँ पर भी 2 डिजिट बनाने के लिए 0 लगा सकते हैं। तो 0.60 में से माइनस करना है 0.02 को, तो ये हो जाएगा 0.58। तो थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि राजन जो है वो एक बिंदु से चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर 200 मीटर चलता है। तो देखिए इस प्रकार का भी क्वेश्चन आप सोल्व करें तो ऐसी जगह से शुरू करना चाहिए जहां हमारे पास दाएं बाएं ऊपर नीचे हर जगह क्या हो, जगह हमारे पास बची हुई हो। दूसरी बात, इसमें दिशाओं का ज्ञान हमें होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिशाएं किस प्रकार से हमें ड्रॉ करके चलनी होती हैं। तो सबसे ऊपर जो होता है वो होता है हमारा नॉर्थ साइड, तो इसके अपोजिट कौन हो जाएगा, साउथ। और जो राइट साइड होती है वो हमेशा होती है ईस्ट साइड, तो इसके अपोजिट कौन सा हो जाएगा, वेस्ट। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से वो चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर 200 मीटर चलता है। तो देखिए यहाँ से ये उत्तर की ओर 200 मीटर जाएगा, तो मतलब ऊपर की ओर गया कितना, 200 मीटर। उसके बाद में बोल रहा है कि फिर वह बाएं मुड़ता है। तो यहाँ से देखिए बाएं मुड़ेगा तो इस तरफ हो गया बायां, तो बाईं तरफ मुड़ता है और 300 मीटर वो चलता है। बाईं ओर मुड़ा और 300 मीटर वो चला। फिर दाएं मुड़ता है, तो देखिए इधर जा रहा था, तो यहाँ से इसका दायां कौन सा हो जाएगा, इस तरफ। फिर दाएं मुड़ता है और वो चलता है कितना, 400 मीटर। फिर चलता है कितना, 400 मीटर। और फिर बाएं मुड़ता है, तो देखिए इधर जा रहा था, तो इसका बायां हो जाएगा इस तरफ। मुड़ता है और जाता है कितना, 1 किलोमीटर। तो यहाँ पर देखिए हमें कितना जाता है उससे कोई मतलब नहीं है, हमें पूछा है कि अब राजन का मुख किस दिशा में है। तो देखिए जब इस साइड जा रहा है और इस साइड हमारी कौन सी दिशा होती है, वेस्ट यानी कि पश्चिम होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला है कि 8:45 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच बना कोण लगभग कितना होगा। तो देखिए हमेशा यदि आपको टाइम दिया हुआ हो और टाइम देने पर हमें कोण पूछा हुआ हो, मतलब यदि एंगल हमसे पूछा हुआ हो, तो जो एंगल होता है ये बराबर होता है 30h - 11/2m। यहाँ पर h का मतलब होता है घंटा, हावर्स, और m का मतलब होता है मिनट। तो यहाँ पर देखिए 8:45, तो यहाँ पर 8 तो हमारा क्या हो जाएगा, हावर हो जाएगा, और 45 हमारी क्या हो जाएंगी, मिनट हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा एंगल, तो ये हो जाएगा 30 × h। h कितना, 8, और माइनस 11/2, और m कितना है यहाँ पर, 45। बस सोल्व करना है। तो देखिए हो जाएगा हमारा 240, और माइनस ये कितना होगा, 11 को 5 से गुणा करेंगे तो 55, और 11 को 4 से करेंगे 44, और 5 49, तो 495, और बटे में कितना है, 2। तो देखिए 240 में से माइनस करेंगे 495/2, तो 2 का भाग लगाएंगे, 2 दूनी 4। फिर देखिए 2 चौके 8, और 2 संते 14, और 2 पंजे 10, तो 247.5। तो यहाँ से आएगा कितना है, 7.5। यहाँ प्लस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को दर्शाता है। तो यहाँ पर देखिए लगभग जो वैल्यू है वो 7.5 है, हमें लगभग बताना है, कितना बताना है, लगभग बताना है। तो ये हो जाएगा कितना, 7 डिग्री। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला है कि यदि समीकरण ax² + x + b = 0 के मूल बराबर हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सत्य होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो बेसिक द्विघात समीकरण होती है उसका जो रूप होता है वो इस प्रकार से होता है, ax² प्लस का bx और प्लस का c = 0। तो ये होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण। तो देखिए इसके जो मूल हैं वो हम किस प्रकार से निकालते हैं। तो इसके मूल निकालने के लिए देखिए b² - 4ac, यदि ये 0 से बड़ा होता है तो इसके मूल वास्तविक और अलग अलग होते हैं, और यदि ये <0 होता है तो इसके मूल जो है वो काल्पनिक होते हैं। और यदि b² - 4ac
ये बराबर 0 हो जाए तो उसके जो मूल होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसके जो रूट होते हैं या मूल होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने हमें यही कहा है कि इसके मूल क्या हैं, बराबर हैं। तो मूल बराबर हैं तो b² और माइनस का 4ac ये बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। तो देखिए यहाँ पर हमें दे रखी इक्वेशन है वो है ax² प्लस x प्लस b बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए a और a की जगह यहाँ पर क्या है, स्मॉल a है। यहाँ पर देखिए b है और यहाँ b की जगह क्या है, 1 है। और यहाँ पर देखिए क्या है, c है और यहाँ पर c की जगह क्या दिया हुआ है, हमें b दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए पहले लिखेंगे हम b²। तो देखिए यहाँ पर b है और यहाँ पर b की जगह कितना है, 1 है। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 4 और a, देखिए यहाँ पर a होता है x² के गुणा में, यहाँ x² के गुणा में क्या है, स्मॉल a है। और गुणा c होता है जो अचर पद होता है वो हमारा। तो यहाँ पर देखिए c की जगह यहाँ क्या लिखा हुआ है, b लिखा हुआ है। तो यहाँ पर b लिखेंगे और बराबर हो जाएगा क्या, 0। तो हम बोल सकते हैं कि 4ab जो है ये बराबर होगा 1 के, या हम बोल सकते हैं कि ab बराबर होगा हमारा किसके, 1/4 के। तो थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों की एक कक्षा में पाउलो को शीर्ष से 18वां और नीचे से 45वां स्थान मिला है। तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी। तो देखिए ऊपर से तो पाउलो का जो स्थान है वो है कौन सा, 18वां, और नीचे से इसका जो स्थान है वो है कौन सा, 45वां। तो देखिए एक ही व्यक्ति के यदि बाएं और दाएं से या ऊपर या नीचे से हमें पोजीशन दी हुई हो तो टोटल नंबर हमें निकालना हो तो ये होता है लेफ्ट प्लस राइट और -1, या टॉप प्लस बॉटम और -1। क्योंकि इस वाले व्यक्ति को ऊपर से भी काउंट करते हुए हमने गिन लिया और नीचे से काउंट करते हुए भी गिन लिया, मतलब इसको 2 बार गिन लिया है। तो इनको ऐड करके एक हमें क्या करना होता है, माइनस से करना होता है। तो हो जाएगा 18 प्लस का 45 और माइनस का 1। तो देखिए कितना हो जाएगा ये, 18 और 45 ये होते हैं 63 और -1 करेंगे तो आएगा 62, यानी कि 62। सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है उसके निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यहाँ पर देखिए निकटतम लगभग मान बताना है तो हम इसको पूर्णांक मानकर इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 0.50 यदि ज़्यादा हो तो अगले नंबर पर जाना है, कम है तो पहले नंबर पर हमें रहना है। तो देखिए 25.19 है तो 0.19 है तो इसको हम लगभग 25 ही मान लेंगे, और गुणा 3 और प्लस का देखिए 4.41 है तो इसको हमें 4 ही यहाँ पर मानना है। यदि 0.50 से ये ज़्यादा होता तो हम इसको 5 मान लेते, और माइनस यहाँ पर देखिए 0.9, तो ये देखिए 0.5 से बड़ा है, मतलब इसको मान लेंगे कितना, 1। तो देखिए इसको सॉल्व करना है तो 25 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा कितना, 75, और प्लस 4 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 3, और 75 और 3 कितना हो जाएगा हमारा, 78 हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1 वर्ष पूर्व साकेत और तिलक की आयु का क्रमशः अनुपात 5:6 था। तो 1 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं हम। 1 वर्ष पहले जो है वो साकेत और जो तिलक है इनकी आयु का जो अनुपात था वो था 5:6। 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद इनकी आयु में जो अनुपात है वो हो जाएगा 6:7। तो साकेत की वर्तमान आयु हमें यहाँ पर बतानी है। तो देखिए हमें इस प्रकार से डिफरेंस देखना होता है, और दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, क्योंकि सेम टाइम के बाद में इनका रेशो दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी सेम है, यहाँ पर भी 1 वर्ष है और यहाँ भी कितना है, 1 है। 5 और 6 में डिफरेंस 1 का, 6 और 7 में डिफरेंस 1 का। यदि नहीं होता है तो इस डिफरेंस को हम क्या बनाते हैं, सेम बनाते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है। और दूसरी बात यहाँ पर देखिए ये वाला रेशियो है 1 वर्ष पहले का और ये है 4 वर्ष बाद का। तो वर्तमान से 1 वर्ष पहले और वर्तमान से 4 वर्ष बाद, तो टोटल ये जो गैप है ये हो गया हमारा कितना, 5 वर्ष का। कितने का, 5 वर्ष का। तो मतलब 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो है हमारी कितनी, 5 वर्ष। 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो हो जाएगी हमारी 5 वर्ष। तो साकेत की वर्तमान आयु हमें यहाँ पर बतानी है।
तो यहाँ पर देखिए 1 की वैल्यू 5 वर्ष है, तो यहाँ से देखिए इस 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 वर्ष, ये हो जाएगी 25 वर्ष। और 6 की वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी 30 वर्ष। लेकिन ध्यान रखना ये रेशो कब का था 1 वर्ष पहले का। तो जो ये उम्र आई है ये आई है हमारी 1 वर्ष पहले की। 1 वर्ष पहले की जो एज है या आयु है वो हमें पता चली है। किसकी बतानी है साकेत की। तो साकेत देखिए यहाँ पर 1 वर्ष पहले 25 वर्ष का था, तो वर्तमान में कितने का हो जाएगा, तो इसमें एक ऐड कर देंगे तो 26 वर्ष जो है वो साकेत की हो जाएगी वर्तमान आयु। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला है कि 3 कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से क्या हों भिन्न प्रतीत होते हों। तो बताइए कि कौन सा निष्कर्ष जो है तार्किक रूप से कथनों का पालन करता है। तो यहाँ पर देखिए कथन दिया हुआ है कि कोई भी कंप्यूटर मार्कर नहीं है। तो देखिए जब आपस में कोई संबंध नहीं होता है तो अलग अलग डायग्राम ड्रॉ कर दो। ये हो गया हमारा कंप्यूटर और ये हो गया हमारा मार्कर। इनमें आपस में कोई संबंध नहीं है कि कोई कंप्यूटर कोई मार्कर नहीं है, तो ये हो गया कंप्यूटर और ये हो गया हमारा मार्कर। इनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं है। उसके बाद में बोल रहा है कि सभी इरेजर जो हैं वो क्या हैं मार्कर हैं। तो सभी इरेजर जो है वो मार्कर हैं, तो सभी इरेजर जो है वो क्या आ जाएंगे मार्कर के अंदर आ जाएंगे। सभी इरेजर जो है वो मार्कर हैं, तो ये हो गया हमारा इरेजर कि सारे के सारे इरेजर जो है वो मार्कर के अंदर आ गए। उसके बाद बोल रहा है कि सभी पेन जो हैं वो इरेजर हैं, तो इसके अंदर आ जाएंगे कौन पेन। इसके अंदर आ जाएगा कौन पेन, क्योंकि जो पेन है वो सारे के सारे इरेजर हैं, तो सारे के सारे आ जाएंगे किसके ई के अंदर। अब देखिए निष्कर्ष कि कोई पेन कंप्यूटर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए पेन तो है ये, इसके अंदर जो अंदर वाला है वो कौन है हमारा पेन है, और ये है हमारा क्या कंप्यूटर। तो पेन और कंप्यूटर में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो कोई भी पेन कंप्यूटर नहीं है। तो पहला ये क्या होगा सही होगा। दूसरा है कि कुछ इरेजर कंप्यूटर हैं। तो देखिए कंप्यूटर यहाँ पर है और इरेजर यहाँ पर है, तो इन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है। जबकि ये कह रहा है कि कुछ इरेजर कंप्यूटर हैं जबकि नहीं है, तो दूसरा क्या हो जाएगा निष्कर्ष गलत हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष एक क्या करता है पालन करता है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो देखिए द्विघात समीकरण का जो बेसिक फॉर्म होती है वो इस प्रकार से होती है ax² + bx + c = 0। मतलब x की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए 2 यहाँ पर होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इसमें तो किसी भी जो चर संख्या में दे रखी है उसकी पावर 2 नहीं है। यहाँ पर देखिए b में ये समीकरण है, तो b की पावर यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पर देखिए x की पावर 1, यहाँ पर देखिए x की पावर कितनी है 2 है, यहाँ पर x की पावर 1, तो मतलब x की पावर 2 में हमें मिली है, तो मतलब ये एक द्विघात समीकरण है। यहाँ पर देखोगे तो देखिए p का स्क्वायर आएगा, q का स्क्वायर आएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए q की पावर कितनी है 3 है, तो ये तो 3 घात का समीकरण हो गया। हमें चाहिए 2 घात की समीकरण, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए x + 3 की पावर 1/2 है, मतलब x की भी पावर 1/2 आएगी, मतलब ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा करेक्ट होगा कि जो बी है वो हमारी एक द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट देखिए किसी घन की एक फलक का परिमाप जो है वो 24 सेंटीमीटर होता है, तो उसका आयतन हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए जो घन की फलक होती है, घन की फलक होती है उसकी 4 साइड होती हैं और चारों समान होती हैं, तो मतलब उसका जो परिमाप होता है 4 × a होती है यहाँ पर भुजा, ये दे रखा है हमें 24, मतलब एक का मान आ जाएगा यहाँ पर कितना 6 सेंटीमीटर। मतलब घन की भुजा जो है वो हो जाएगी कितनी हमारी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। और घन का जो आयतन होता है वॉल्यूम होता है वो होता है भुजा का क्यूब, तो यहाँ पर 6 का क्यूब करेंगे और 6 का क्यूब होता है हमारा 216 सेंटीमीटर क्यूब। फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए रमन एक बिंदु से चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर 200 मीटर चलता है। तो देखिए ये हमारा रमन है और ये उत्तर की ओर चलता है कितना 200 मीटर। 200 मीटर जो है उत्तर की ओर चला, फिर वह बाएं मुड़ता है और 300 मीटर चलता है। यहाँ से ये बाएं मुड़ा और कितना चलता है 300 मीटर ये यहाँ से चलता है। उसके बाद में देखिए फिर दाएं मुड़ता है और 400 मीटर चलता है। तो यहाँ से ये दाएं मुड़ता है और चलता है कितना 400 मीटर, 400 मीटर चलता है। और फिर पुनः दाएं मुड़ता है और 300 मीटर चलता है। तो यहाँ से देखिए
दायां हो जाएगा इस तरफ और चलता है कितना 300 मीटर। तो रमन आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो देखिए ये इधर 300 मीटर गया था और इधर भी 300 मीटर आ गया है, मतलब इसी लाइन में आगे की ओर आके मिलेगा ये यहाँ पर। तो टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, शुरू के बिंदु से अंत के बिंदु की दूरी हमसे पूछी है, तो इधर 300 गया था वापस 300 आ गया, मतलब इसी लाइन में आ गया है ये। तो मतलब हमें ये वाली दूरी यहाँ पर बतानी है। तो देखिए ये वाली यदि 400 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 400 हो जाएगी। तो शुरू के बिंदु से सीधा कितनी दूरी पर ये है 200 + 400 600 मीटर की दूरी पर ये है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 36 सेंटीमीटर को हमें किस में बदलना है, किलोमीटर में बदलना है। किस में बदलना है, किलोमीटर में बदलना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। कितने होते हैं, 1000 मीटर यहाँ पर होते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले देखिए 36 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर को हमें पहले बदलना होगा किस में, मीटर में। तो देखिए सेंटीमीटर को यदि हमें मीटर में बदलना है तो 100 का क्या लगाएंगे, इधर भाग लगाएंगे। तो यदि इसमें 100 का भाग लगाएंगे तो 36/100 ये हो गया हमारा किस में, मीटर में। अब 36/100 को यदि हमें किलोमीटर में बदलना है, 36/100 को यदि हमें किलोमीटर में बदलना है तो यहाँ पर देखिए 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, और मीटर को यदि हमें किलोमीटर में बदलना है, क्योंकि ये वाला 36/100 ये किस में है, मीटर में है, तो इसको किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 का क्या लगाएंगे, भाग। तो फिर से इसमें लगा देंगे हमें 1000 का भाग। तो यहाँ पर देखिए 2 और 3 5 के 0 हो गए, तो 36 में 5 पॉइंट के बाद में क्या लगेगा, दशमलव लग जाएगा। तो ये है 36 और 5 संख्याओं के बाद दशमलव लगेगा। तो 1 2 ये 3 ये 4 और ये 5, तो यहाँ पर लगेगा हमारा दशमलव। तो 0.00036 किलोमीटर हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो श्रेणी है या सीरीज है वो दे रखी है हमें 55, अगला नंबर है हमारा 104, और अगला नंबर है हमारा 140, और अगला नंबर है हमारा 165। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहला हमारा काम यही होता है कि इनका डिफरेंस देखें या देखें कि कोई गुणा हो रहा है, भाग हो रहा है, क्या हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए अभी हम इनका डिफरेंस देखें तो 55 से 104, तो दोनों का यदि हम यहाँ से क्या निकालें, डिफरेंस निकालें तो कितना हो जाएगा, ये 49। कितना हो जाएगा, 49। फिर यहाँ से देखें 104 से 140 ये कैसे हो रहा है, 36 ऐड करने पे। 140 से 165 कैसे हो रहा है, जब 25 ऐड करेंगे। तो यहाँ से देखिए एक पैटर्न हमें मिल गया है, 49 36 25। ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मतलब ये 7 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। तो पहले 7 का स्क्वायर ऐड किया, फिर 6 का स्क्वायर ऐड किया, फिर 5 का स्क्वायर ऐड किया, मतलब आगे हम ऐड करेंगे किसका, 4 का स्क्वायर। और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। तो 165 में जब हम 16 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 181। तो थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला है कि इस प्रश्न में संख्याओं प्रतीकों के एक समूह को नीचे दी गई तालिका और उसके बाद दी गई शर्तों के अक्षरों का उपयोग करके कूटबद्ध किया गया है। शर्तों का पालन करते हुए कूटों का सही संयोजन क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 7 जहाँ दिखे उसकी जगह में S लिखना है, 5 की जगह D लिखना है, E की जगह M लिखना है, परसेंटेज की जगह U लिखना है, एंड की जगह T लिखना है, 4 की जगह L लिखना है और 8 की जगह A लिखना है। लेकिन ये शर्तें हैं, इनका भी हमें यहाँ पर क्या करना है। यदि दूसरा घटक एक विषम संख्या है, दूसरा घटक एक विषम संख्या है और अंतिम घटक एक सम संख्या है, तो इन दोनों दूसरा और अंतिम घटक के कूटों को आपस में बदल दिया जाना चाहिए। अगली शर्त है कि यदि तीसरा घटक एक सम है और पांचवा घटक एक प्रतीक है तो इन दोनों तीसरे और पांचवें घटक को कूटों में आपस में बदल देना चाहिए। तीसरी कंडीशन है कि यदि पांचवा घटक एक प्रतीक है और छठा घटक भी एक प्रतीक है तो इन दोनों घटकों को आपस में, पांचवें और छठवें को और आर के रूप में कूटबद्ध किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमें प्रश्न दिया हुआ है, उसकी शर्त है कि क्या लिखा हुआ है, पहले ई, उसके बाद में लिखा है 7 5, उसके बाद में परसेंटेज का साइन है, उसके बाद में एंड,
उसके बाद में लिखा हुआ है एंड, उसके बाद में है 4, उसके बाद में फिर है परसेंटेज का साइन और उसके बाद में है 8। तो सबसे पहले तो देखिए हमारी जो शर्तें क्या हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यदि दूसरा घटक एक विषम संख्या है तो देखिए दूसरा घटक क्या है, यहाँ पर एक विषम संख्या है और अंतिम घटक एक सम संख्या है। तो देखिए अंतिम घटक क्या है, एक सम संख्या है, ठीक है। तो इन दोनों को आपस में क्या करना है, बदलना है। दूसरी में है कि तीसरा घटक एक सम संख्या है, तो तीसरा घटक एक सम संख्या तो मतलब नहीं है, तो दूसरे का हमें कोई पालन नहीं करना है। तीसरा है कि यदि पांचवा घटक एक प्रतीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा घटक एक प्रतीक है, सही है। और छठा घटक भी एक प्रतीक है, लेकिन छठा घटक यहाँ पर एक प्रतीक नहीं है, तो मतलब इसका भी हमें पालन नहीं करना है। केवल पहली शर्त का हमें क्या करना होगा, यहाँ पर पहली शर्त ही क्या होगी, लागू होगी। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा है कि यदि दूसरा घटक एक विषम संख्या है, तो दूसरा घटक हमारी एक विषम संख्या है, ठीक है, और अंतिम घटक एक सम संख्या है, तो बिल्कुल सही बात है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को आपस में बदल के लिखना है। तो यहाँ पर देखिए ई की जगह क्या लिखेंगे हम, ई की जगह लिखेंगे एम, तो ई की जगह लिखा हमने एम। और देखिए 7, लेकिन 7 की जगह लिखना है हमें ये लास्ट वाला, मतलब 8 की जगह वाला। तो 8 की जगह यहाँ पर क्या है, ए, 8 का क्या है, ए है, लेकिन उसको इसकी जगह पे लिखना है। उसके बाद में 5 की जगह क्या लिखेंगे हम, डी, 5 की जगह लिखा हमने डी। परसेंटेज की जगह लिखेंगे हम यू, परसेंटेज की जगह हम लिखेंगे यू। और एंड की जगह लिखेंगे हम क्या, टी, एंड की जगह लिखा हमने टी। और 4 की जगह लिखेंगे हम कितना, एल, 4 की जगह लिख देंगे हम एल। और परसेंटेज की जगह हम लिखेंगे क्या, यू। और 8 की जगह लिखना है हमें 7, क्योंकि इनको आपस में क्या करना है, हमें इंटरचेंज करना है। तो 8 की जगह 7 और 7 की जगह क्या था, एस, तो ये लिखेंगे। तो ये आ जाएगा MADUTLUS। तो कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन जो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए अगला है कि साइन थीटा को कोट थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए जहाँ थीटा क्या है, एक न्यून कोण है। तो यहाँ पर देखिए जो साइन थीटा है इसको हमें चेंज करना है कोट थीटा के पदों में। तो यहाँ पर देखिए कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, उनका हमें यहाँ पर यूज करना है। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है ए के। ऐसे देखिए सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का टेन स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है ए के। और ऐसे ही कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का कोट स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है 1 के। तो यहाँ पर देखिए हम ऑप्शन से इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पर देखिए ये माइनस का है, इसको यदि हम प्लस का ले जाएं इधर तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, तो मतलब ये हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा। और इसको हम लिख सकते हैं 1 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमारा साइन थीटा है इसको हम लिख सकते हैं 1 कोसेक थीटा। तो देखिए तो 1 साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, मतलब साइन थीटा नहीं आया। दूसरी टर्म को देखिए ये है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो देखिए 1 प्लस 1 अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं हम क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। और देखिए अंडर रूट हट जाएगा तो ये आएगा 1 कोसेक स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट हटेगा तो ये आएगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। और 1 कोसेक थीटा जो है ये बराबर होता है किसका, साइन थीटा का, मतलब साइन थीटा के बराबर ये वाली टर्म होगी। तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो देखिए ये एक दूसरे के अपोजिट होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा, ऐसे ही कोस थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा, 1 सेक थीटा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन से हम इस क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है कि यदि संख्या 4 2 5 1 4 5 6 3 के प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम अंक में 1 घटाया जाता है, तो इस प्रकार बनी संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए संख्या लिखी हुई है 4 2 5 1 4 5 6 और 3। तो हमें क्या करना है कि जो भी विषम अंक है उसमें तो हमें 3 जोड़ना है और जो सम अंक आ जाए उसमें 1 घटाना है। तो देखिए 4 एक सम अंक है तो 1 घटाएंगे तो 3, 2 क्या है एक सम अंक है 1 घटाएंगे तो 1, 5 एक विषम अंक है तो इसमें 3 जोड़ना है तो ये जाएगा 8,
एक एक विषम अंक है तो इसमें 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 4 एक सम संख्या है, 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 5 एक विषम है तो 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8, 6 एक विषम संख्या है, सम संख्या है तो 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, और 3 एक विषम संख्या है तो इसमें 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो हमें क्या करना है, सबसे छोटे और सबसे बड़े अंक का अंतर बताना है। तो सबसे बड़ा तो हो गया 8 और सबसे छोटा हो गया क्या 1, तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 8 और 1 का 7। तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि ए बी सी डी में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक समांतर चतुर्भुज है जिसके दो विकर्ण ए सी और बी डी ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो ओ ए बराबर x+3 है, ओ बी बराबर y+2 है, ओ सी 2x+y है और ओ डी बराबर 3y है, तो x का मान हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण है जहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं वहाँ पर दो बराबर भागों में बांटते हैं। मतलब इधर वाला ये भाग इसके बराबर है और इधर वाला ये भाग जो है वो इसके बराबर है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x+3 जो है ये बराबर होगा इधर वाले भाग, और इधर वाला भाग कितना है 2x+y, तो 2x+y के क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए यदि x वाली टर्म को एक तरफ कर लें तो ये इधर प्लस का माइनस में जाएगा, तो 2x में से x माइनस करेंगे तो x, और ये बराबर हो जाएगा 3 और प्लस का y इधर आ जाएगा माइनस में, तो 3 माइनस y। तो एक इक्वेशन तो हमारी ये हो गई। दूसरा देखिए यहाँ पर है ये 3y बराबर होगा y+2 के, 3y जो है ये बराबर हो जाएगा किसके y+2 के। तो देखिए y को जब इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2y, तो 2y बराबर हो गया किसके 2 के, तो y की वैल्यू आ गई यहाँ से कितनी 1। तो देखिए y की वैल्यू 1 आ गई और हमें बतानी किसकी है, x का मान बताना है। तो देखिए इस y का मान एक इस वाली इक्वेशन में यहाँ पर पुट कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 3 माइनस y और y की जगह 1, तो x का मान आ जाएगा कितना 2। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में कोण A 40 डिग्री है, कोण B 70 डिग्री है, तो बहिष कोण A का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा हो गया क्या त्रिभुज, ये हो जाएगा हमारा त्रिभुज, ये A, ये B और ये C। हमें बहिष कोण A का मान बताना है। तो देखिए बहिष कोण क्या होता है, A वाले पॉइंट पे बताना है। तो इस वाली लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे तो ये वाले कोण का मान हमें यहाँ पर बताना है, जबकि कोण A 40 डिग्री है और कोण B क्या है 70 डिग्री है। तो देखिए ये पूरा कोण 180 डिग्री का होता है, उसमें से ये 40 है तो ये कितना बच जाएगा, ये 140 डिग्री बच जाएगा। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा देखिए ऐसा भी होता है कि जो बहिष कोण होता है वो अपने सामने वाले कोणों के योग के बराबर होता है। तो देखिए ये 40 है, ये 70 है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो मतलब ये भी 70 हो जाएगा। मतलब बहिष कोण जो है वो अपने सामने वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, तो 70 और 70 कितना हो जाएगा 140। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2500 रुपये है और उसका विक्रय मूल्य 2375 रुपये है, तो प्रतिशत हानि बताइए। तो 2500 में खरीद के मान लो किसी वस्तु को हम 2375 में बेच रहे हैं, तो यहाँ पर हमें जो लॉस हुआ है वो लॉस हुआ है कितना 125 का, 125 रुपये का क्या हुआ है लॉस हुआ है। तो परसेंटेज में लॉस यदि हमें बताना हो तो कितने का लॉस हुआ 125 का, और बटे में आती है कॉस्ट प्राइस यानी कितने पे हमें लॉस हुआ है, तो 2500 रुपये पे, और गुणा में आ जाएगा कितना 100। तो यहाँ पर देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट और 25 ये कैंसिल आउट होगा कितनी बार 5 बार, तो 5% का लॉस होगा। थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला है कि शब्द डॉटर में आगे और पीछे दोनों दिशाओं में ऐसे कितने अक्षर युग्म में मौजूद हैं जिनके बीच शब्द उतने ही अक्षर हैं जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में होते हैं। तो यहाँ पर देखिए डॉटर लिखा हुआ है तो DAUGHTE और R। तो यहाँ पर देखिए हमें इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। जैसे डी से हम शुरू करें तो डी से आगे की ABCD बोलते जाइए और अपने आप जिस स्थान पर कोई अक्षर मिल जाए वहीं पर हमें रुकना है। जैसे देखिए पहला हम डी से शुरू करते हैं तो डी के बाद में आएगा EFG। तो देखिए हमें सेम शब्द मिल गया। तो डी और जी के बीच में 2 ही शब्द होते हैं, तो यहाँ पर देखिए 2 ही शब्द हैं, तो एक युग्म तो हमें ये मिल गया। दूसरा देखिए फिर से डी से शुरू करो तो DEFG
जी और एच। तो देखिए डी और एच के बीच में भी 3 शब्द होते हैं, तो 3 यहाँ पर हैं, तो ये दूसरा युग्म हो गया। फिर देखिए यदि हम डी से शुरू करें तो ई एफ जी एच आई जे के, तो कोई भी नहीं मिला आई जे के। फिर हम ए से शुरू करेंगे, तो देखिए ए से यदि हम शुरू करें तो ए से शुरू करेंगे जब, तो ए से शुरू करो ए बी सी डी ई एफ जी, कोई नहीं मिला। तो यू से शुरू करेंगे तो यू के बाद में कौन आता है, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, कोई नहीं मिला। फिर ऐसे जी से शुरू करेंगे तो देखिए जी एच, तो जी के बाद में एच आता है, मतलब इनके बीच में कोई शब्द नहीं होना चाहिए, तो कोई शब्द नहीं है देखो, तो तीसरा युग्म हमारा ये हो गया। ऐसे देखिए जी से ही शुरू कर रहे थे तो जी एच आई जे के, कोई शब्द नहीं मिला। ऐसे करेंगे तो एच आई जे के, कोई नहीं मिलेगा। ऐसे टी से शुरू करेंगे तो टी यू वी, कोई नहीं मिलेगा। ऐसे ई एफ, कोई नहीं मिलेगा। अब पीछे की तरफ से देखते हैं, तो देखिए जब आर से शुरू करें तो देखिए आर एस टी, तो देखिए टी आना चाहिए था, टी है, तो आर और टी के बीच में एक ही शब्द है यहाँ पर, तो मतलब ये हमारा चौथा युग्म हो गया। ऐसे ही देखिए और यदि हम देखें तो आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, कोई नहीं मिला। ऐसे ई एफ जी एच आई जे के, कोई नहीं मिलेगा। ऐसे टी से भी नहीं मिलेगा। चेक करके देखेंगे तो आगे हमें कोई और युग्म नहीं मिलेगा। तो टोटल कितने युग्म मिले हमें, 4 युग्म मिले हैं। तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए अगला है कि एक क्रम में व्यवस्थित 11 संख्याओं का औसत जो है वो 41 है। पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है, 18 है, और अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना है, 64 है। तो छठी संख्या हमें बतानी है। तो यहाँ पर देखिए टोटल 11 संख्याएँ, ये शुरू की 5 संख्याएँ हो गई और ये अंत की 5 संख्याएँ हो गई, और ये हो गया हमारा 6th नंबर। क्या है हमारा 6th नंबर। यहाँ पर 5 नंबर हैं और यहाँ पर 5 नंबर हैं, तो 5 और 5 10, और एक छठा नंबर, कितने हो जाएंगे 11। तो इन सभी का औसत तो 41 है। तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक यदि हम टोटल संख्याओं को जोड़ें, इनका औसत निकालें तो वो आता है 41। तो इनका यदि हम टोटल निकालें तो टोटल कैसे निकालते हैं, तो जो हमें औसत दिया हुआ है उसको कितनी संख्याएं उसे गुणा कर दें तो टोटल मिल जाता है। तो 41 को 11 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखना 11 एकम 11, और 11 को 4 से गुणा करेंगे 44, और 1 45, तो 451। मतलब इन सभी 11 संख्याओं का योग जो है वो कितना है, 451 है। शुरू की 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो इनका योग निकालो इन 5 संख्याओं का, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा। तो संख्याएं 5 हैं और इनका औसत 18 है, तो 18 को गुणा करेंगे 5 से, तो ये हो जाएगा कितना 90। ऐसे ही लास्ट की 5 संख्याओं का योग निकाल सकते हैं, तो इनका टोटल कितना होगा। इनका औसत है कितना 64, और संख्याएं हैं 5, तो 64 गुणा 5, तो ये हो जाएगा कितना 320। तो देखिए शुरू की 5 और लास्ट की 5, तो टोटल जो 10 संख्याएं हैं इनका टोटल कितना हो जाएगा, तो 320 + 90 410। तो पूरी 11 संख्याएं थी, उनमें से 10 संख्याओं को यदि हम माइनस कर दें तो अपने पास जो बची हुई संख्या मिल जाएगी। तो छठवां नंबर क्या होगा हमारा, तो पूरी 11 संख्याओं का टोटल है 451। इसमें से आप माइनस कर दो 10 संख्याओं का औसत कितना 410, तो जो बचेगा वो छठा नंबर हो जाएगा हमारा। तो कितना हो जाएगा ये 41। तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि X और Y सोने और प्लेटिनम की 2 मिश्र धातुएं हैं, जो इन धातुओं को क्रमशः 5:2 और 5:7 के अनुपात में मिलाकर तैयार की गई हैं। यदि हम इन मिश्र धातुओं की समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु Z बनाते हैं, तो Z में सोने की मात्रा और प्लेटिनम की मात्रा का अनुपात बताओ। तो देखिए एक तो है हमारी X और एक है हमारी Y, और इसमें जो गोल्ड और प्लेटिनम का जो रेशो दिया हुआ है वो X में तो है 5:2 का, और Y जो है उसमें है 5:7 का। अब हमने क्या किया है, इन मिश्र धातुओं को समान मात्रा में मिलाकर Z बनाया है। क्या मिलाया है, Z बनाया है। तो उसमें गोल्ड और प्लेटिनम की मात्रा हमें यहाँ पर बतानी है। तो देखिए समान मात्रा में मिलाया है, तो यहाँ पर देखिए 5 और 2 दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है 7, और यहाँ से दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है 12। तो यहाँ पर इनका टोटल 7 है, इनका टोटल 12 है, लेकिन हम समान मात्रा में मिला रहे हैं तो इनका योग क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ऐसा कब होगा, तो ऊपर वाले को आप 12 से गुणा कर दो, नीचे वाले को 7 से गुणा कर दो। तो देखिए ऊपर वाले को 12 से गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा 12 × 5 = 60 अनुपात,
और इसको 2 से 12 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 24। तो गोल्ड और प्लेटिनम का जो रेशो है वो है कितना हमारा 60:24। कोई फर्क नहीं पड़ा है, देखिए 12 से काटेंगे तो ये 5 और ये 2, तो 5:2 ही है। हमने अनुपात समान बनाने के लिए क्या किया है, 12 से गुणा, और नीचे वाले अनुपात को 7 से गुणा कर देंगे। तो 7 को 5 से गुणा करेंगे तो 35, और अनुपात 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 49। तो ये हो जाएगा 35:49। तो देखिए हम टोटल देखें तो ये 60 और 24 ये कितना हो जाएगा 84, और ऐसे देखिए 49 और 35 ये भी कितना हो जाएगा 84। तो देखिए अनुपातों का जो योग है वो क्या आ गया है, बराबर आ गया है। इसका मतलब बराबर मात्रा में हमने मिलाया है। बस अब इनको जोड़ दो। जेड में कितना हो जाएगा 60 और 35 कितना हो जाएगा 95, और अनुपात 24 और 49 तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 73। तो 95:73 जो है वो होगा जेड में सोने और प्लेटिनम का अनुपात। तो थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला है कि 2 मीटर भुजा वाली एक घनाकार पानी की टंकी में 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्ताकार इनलेट है। यदि पानी के प्रवाह की गति 2 मीटर पर सेकंड है तो इसके द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर देखिए जो टंकी है उसका जो आयतन है, टंकी का जो आयतन है वो पानी का कितना आयतन निकल गया है, इन दोनों का आयतन हमें क्या करना है, बराबर करना है। तो यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर में हमें दिया हुआ है तो इनको भी हम क्या कर लेंगे, सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो 2 मीटर का मतलब कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। तो टंकी का आयतन कितना हो जाएगा, तो घनाकार है तो भुजा का क्यूब यानी 200 गुणा 200 गुणा 200, ये तो हो गया टंकी का आयतन। अब हमें पाइप से कितना पानी निकला है उसका आयतन निकालना है। तो वो हो जाएगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी कि πr² और गुणा दूरी, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है पानी ने। तो यहाँ पर देखिए कितनी करेगा, तो उसकी स्पीड यानी कि चाल और गुणा समय, चाल और गुणा समय। तो ये वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी है। तो यहाँ पर देखिए पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 गुणा आर यहाँ पर है 3.5 सेंटीमीटर, तो इसको बोल सकते हैं 7/2 गुणा 7/2, और स्पीड दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए इसको सेंटीमीटर पर मिनट में हम चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमें आंसर दे रखे हैं वो किस में दे रखे हैं, मिनट में। तो ये हो जाएगा देखिए 2, और मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो गुणा करेंगे 100 से, और बटे में देखिए क्या है पर सेकंड, और सेकंड को मिनट में बदलना है तो 60 का क्या लगाते हैं भाग, तो 1/60, तो 60 घूम के कहाँ चला जाएगा ऊपर, और गुणा टाइम हमें यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 11 बार। तो अब देखिए सोल्व करेंगे तो t बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इधर है 200 गुणा 200 गुणा 200, और उधर जो भाग में संख्याएं हैं वो तो चली जाएंगी ऊपर, और ऊपर जो संख्याएं हैं वो आ जाएंगी नीचे। तो देखिए भाग में तो कुछ नहीं बचा है, लेकिन ऊपर देखिए क्या बचा है हमारे पास, 11 गुणा 7 और गुणा 60 और गुणा 100। तो यहाँ पर देखिए 3 जीरो से ये 3 जीरो क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसको यदि हम कैंसिल आउट करें 6 से, 2 से कैंसिल आउट होगा ये 3 बार, और ये 2 यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया। तो ऊपर तो देखिए कितना आएगा, 200 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 400, और 1 जीरो यहाँ पर है क्योंकि 3 जीरो हमने कैंसिल आउट की थी, तो 4000, और बटे में आ जाएगा 77 गुणा 3, 77 गुणा 3। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया 4000, और 77 को 3 से गुणा करेंगे तो 30 अंते 21, 30 अंते 21 और 2 23, 231। तो 4000 को जब 231 से भाग करेंगे तो यह आएगा 17.3 मिनट। तो थर्ड ऑप्शन जो है हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला है कि 6, 18, 39 और x समान अनुपात में है तो x का मान बताइए। 6:18 ये समानुपात है 39 x के। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो मध्य में जो पद हैं उनका गुणा ये बराबर होता है भार वाले पदों के गुणा के, मतलब 6 गुणा x ये बराबर होगा किसके, 18 गुणा 39 के। तो यहाँ पर देखिए 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा 3 बार, तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, 39 को 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 117। तो थर्ड ऑप्शन हमारा क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
तो देखिए अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित पाई चार्ट एक वैज्ञानिक कैलकुलेटर के निर्माण में किए गए व्यय प्रतिशत विवरण को दर्शाता है। तो पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इसका मतलब है प्रत्यक्ष श्रम लागत। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इसका मतलब प्रत्यक्ष सामग्री लागत। और एडवर्टाइजमेंट का मतलब है विज्ञापन। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है विनिर्माण। और ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है परिवहन। तो यहाँ पर बोला गया है यदि 500 कैलकुलेटरों का निर्माण किया जाता है और उन पर प्रत्यक्ष श्रम लागत जो है वो 1 लाख रुपए है, तो एक कैलकुलेटर के विक्रय मूल्य को कितना रखा जाना चाहिए ताकि निर्माता 44% का लाभ प्राप्त कर सके। तो सबसे पहले तो हमें एक कैलकुलेटर की टोटल जो कॉस्ट प्राइस है उसको हमें निकालना होगा। तो यहाँ पर देखिए 500 कैलकुलेटरों की प्रत्यक्ष श्रम लागत दे रखी है, तो हमें एक कैलकुलेटर की डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हमें यहाँ पर निकालनी होगी। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हमें निकालनी होगी। हमें दी हुई कितने की है 500 की, लेकिन हमें एक की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक कैलकुलेटर की बात कर रहे हैं, तो एक कैलकुलेटर के लिए ही निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 500 कैलकुलेटर की जो लेबर कॉस्ट है वो 1 लाख रुपए है, तो एक कैलकुलेटर की कितनी हो जाएगी, तो 500 से क्या लगाएंगे, भाग। तो 1 लाख में 500 से क्या करेंगे, हम भाग लगाएंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट और 5 से 1000 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 200। तो ये 200 है वो एक कैलकुलेटर की डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। तो यहाँ पर देखिए टोटल कॉस्ट कितनी होगी, टोटल कॉस्ट ये निकालेंगे। तो देखिए 200 जो है ये क्या है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी है, 24%। मतलब ये 200 है, ये जो है हमारा ये 24% की वैल्यू है। ये 200 है, ये 24% की वैल्यू है। और हमें टोटल निकालनी है, मतलब 100 की वैल्यू निकालनी है, तो गुणा करेंगे किससे, 100 से। देखिए यहाँ पर 4 से कैंसिल आउट यदि हम इसको करें, 4 से कैंसिल आउट करें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार, 6 बार। और ये 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार, 25 बार। फिर देखिए 2 से कैंसिल आउट करें तो ये 3 बार और ये 100 बार। तो हम बोल सकते हैं कि जो टोटल कॉस्ट है एक कैलकुलेटर की वो हो गई 2500/3। 2500/3 ये हो गई हमारी टोटल कॉस्ट। अब हम चाहते हैं कि इसको 44% लाभ पर बेचें, तो कितने में बेचना चाहिए, तो सेलिंग प्राइस हमें निकालनी है। क्या निकालनी है, सेलिंग प्राइस। तो देखिए जो 2500/3 है ये है इसकी कॉस्ट प्राइस, यानी किसकी वैल्यू, 100 की वैल्यू, तो बटे में 100। और हमें निकालना है इसकी सेलिंग प्राइस, मतलब 44% लाभ पर, तो हमें वैल्यू निकालनी होगी 144% की। बस सोल्व कर लो। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 3 चौक 12 और 3 अंटे 24। और 25 को 48 से गुणा करना है तो 25 अंटे 200 और 25 चौक 100 और 12 20 कितने हो जाएंगे, 120। तो ये हो जाएगा 1200 रुपये। तो 1200 रुपये जो है वो हो जाएगा उसका विक्रय मूल्य 144% लाभ प्राप्त करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नांकित चार्ट वर्ष 2012 से 2016 तक विभिन्न वर्षों के दौरान एक संगठन के उत्पादन को दर्शाता है। तो चार्ट का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो 2015 से 2016 तक उत्पादन में हुई प्रतिशत वृद्धि बताओ। तो 2015 में देखो उत्पादन कितना था, तो 2015 में देखिए ग्राफ यहाँ तक जा रहा है, तो 12.6 यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, कितना है 12.6। और 2016 में उत्पादन कितना हुआ, तो 2016 में उत्पादन देखो 18 पॉइंट कितना है 9, तो मतलब कितना हुआ है 18.9। तो यहाँ पर देखिए कितनी वृद्धि हुई है, तो कितनी वृद्धि हुई है, तो ये वृद्धि हुई है 6.3 की, 6.3 की। तो हमें परसेंट में बतानी है। तो देखिए परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, तो 6.3 की वृद्धि हुई है कितने पर, 12.6 पर, और गुणा कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ से देखिए पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा और 63 से कैंसिल आउट होगा 2 बार, और 2 से 100 को काटेंगे तो आएगा कितना 50%। तो 50% की वृद्धि क्या हुई है, यहाँ पर हुई है। तो पहला ऑप्शन जो है हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं का योग 430 है और उनका महत्तम समापवर्तक जो है वो कितना है 43 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा वह सही युग्म है। तो सबसे पहले तो देखिए चारों ऑप्शन में सभी का जो योग है वो कितना आ रहा है 430 आ रहा है। यहाँ से भी 430 है, यहाँ से भी 430 है, यहाँ से भी 430 है और यहाँ से भी कितना है 430 है। अब हम यूज करेंगे किसका, महत्तम समापवर्तक का, यानी कि 43 का। तो यहाँ पर देखिए 215 215, तो महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, इनमें कौन सा होगा, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को क्या करे, डिवाइड करे।
तो देखिए 215 215, तो इनका तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 215 ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों 215 से कट जाएंगी। यहाँ पर है देखिए कितना 86 और 344, तो यहाँ पर देखिए 86 होगा, इसको हम लिख सकते हैं 86 गुणा 1, और 344 इसको हम लिख सकते हैं 86 गुणा 6। 86 गुणा 6 कितना होता है, 344 होता है। 86 गुणा 4, तो 6 चौक 24, 2 8 चौक 32, 2 34, तो 344 आता है। तो 344 को लिख सकते हैं हम 86 गुणा 4, और यह है 86 गुणा 1। तो देखिए दोनों में 86 कॉमन है, तो मतलब 86 से भाग चला जाएगा, मतलब इनका एचसीएफ कितना होगा, 86 होगा, तो ये भी नहीं होगा। यह है 172 और यह है 258। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लिख सकते हैं 86 गुणा 2, और इसको हम लिख सकते हैं 86 गुणा 3। तो देखिए इनमें भी 86 कॉमन आ रहा है, तो मतलब इनका एचसीएफ हो जाएगा 86, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये होगा हमारा 43 गुणा 3, और ये होगा हमारा 43 गुणा 7। तो इनमें कॉमन केवल कौन है, 43 है, तो मतलब इनका एचसीएफ कितना होगा, 43 होगा, मतलब फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला है कि एक जंगल में 6 जिराफ हैं, P, Q, R, S, T और U, जिनमें से प्रत्येक की ऊंचाई क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि S जो है वो Q से क्या है, लंबा है। तो यहाँ पर देखिए S जो है वो Q से लंबा है, तो किससे तुलना कर रहे हैं, Q से, तो पहले तो हम लिखेंगे Q, और S इससे लंबा है, तो मतलब S आएगा इससे ऊपर। उसके बाद में देखिए P जो है वो R से क्या है, लंबा है। तो देखिए P और R दोनों ही अभी तक इनसे रिलेट नहीं हो रहे हैं, तो इस वाली लाइन को एक बार हम छोड़ देंगे। उसके बाद में लिखा है कि S जो है वो T से छोटा है, S T से छोटा है, मतलब T से क्या आएगा, बड़ा, मतलब वो T आ जाएगा यहाँ पर ऊपर। उसके बाद में बोल रहा है कि Q जो है वो P से लंबा है, जो Q है वो P से क्या है, लंबा है, तो Q P से लंबा है, मतलब P से कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बोल रहा है किंतु T से छोटा है, Q जो है वो P से तो लंबा है, लेकिन T से क्या है, छोटा है। तो देखिए T से छोटा है, ये तो पहले से ही है। अगला है कि T जो है वो U से छोटा है, तो T जो U से छोटा है, तो मतलब U T से भी ऊपर आ जाएगा, तो T जो है वो U से क्या है, छोटा है। तो इन 6 जिराफों में से कौन सा जिराफ सबसे छोटा है। तो देखिए टोटल 6 थे, तो उसमें से 1 2 3 4 5 तो हो गए। एक कौन सा बचा है हमारे पास अभी, हमारे पास अभी बच गया कौन सा, R। तो R के लिए देखो एक लाइन हमने पहले छोड़ी थी कि P जो है वो R से क्या है, लंबा है। तो ये जो P है वो R से क्या है, लंबा है, मतलब R इससे क्या है, छोटा है। तो P R से क्या हो गया, लंबा हो गया। तो इन सबको हमने एक क्रम में लगा दिया, नीचे सबसे छोटा और ऊपर की तरफ जाएंगे तो बड़े लिखे हैं। तो इन 6 जिराफों में से कौन सा जिराफ सबसे छोटा है, तो कौन सा जिराफ सबसे छोटा है, R। 4 ऑप्शन जो है हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। तो विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। तो देखिए ये वाला जो डायग्राम है ये दर्शाता है हमारा जिम्नास्टिक को, ये वाला जो डायग्राम है ये दर्शाता है हमारा किसको, मेडल विनर्स को, और ये वाला जो डायग्राम है ये दर्शाता है गर्ल्स को। तो यहाँ पर देखिए उपरोक्त आरेख के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। तो देखिए पहला है कि उन लड़कियों की संख्या जो न तो जिम्नास्टिक हैं और न ही पदक विजेता हैं। तो मतलब ना तो इस वाले डायग्राम के अंदर आनी चाहिए और ना ही इस वाले डायग्राम के अंदर आनी चाहिए। तो देखिए वो हो जाएंगी केवल कौन सी, ये 25, लेकिन यहाँ पर कितना बोल रहा है 23, तो ये क्या हो जाएगा, गलत है। अगला है कि उन लड़कियों की संख्या जो जिम्नास्टिक भी हैं। तो लड़कियां और जिम्नास्टिक, तो देखिए इस वाले डायग्राम में और इस वाले डायग्राम में इन दोनों में जो कॉमन है वो कौन सा होगा, तो 11 और 14, तो कितना होता है 25, लेकिन ये कितना बोल रहा है 41, तो ये भी क्या है, गलत है। अगला देखिए उन पदक विजेताओं की संख्या जो लड़कियां भी हैं वो कितनी है 27। तो देखिए उन पदक विजेताओं की संख्या जो लड़कियां भी हैं, तो पदक विजेता इस वाले डायग्राम में और लड़कियां इस वाले डायग्राम में। तो देखिए इन दोनों में कॉमन कौन सा एरिया है, ये वाला 16 और 11, कितना 27, और इसने भी कितना बताया है 27, तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। यदि अगला भी हम चेक करें तो उन जिम्नास्टों की संख्या जो पदक विजेता भी हैं तो वो कितनी है 34। तो देखिए जिम्नास्ट और पदक विजेता, तो दोनों में कॉमन जो एरिया है वो है कौन सा, 11 और 14, कितना हो जाएगा 25, लेकिन यहाँ पर कितना दिया है 34, मतलब ये भी क्या है, गलत है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए।
तो अगला क्वेश्चन है कि ई एफ जी एच आई जे और के एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो ये एक सीधी लाइन हो गई और इसमें उत्तर की ओर मुख करके ये सब क्या है, बैठे हुए हैं। इसमें देखिए है एच जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो जो एच है वो जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो सबसे पहले हम जी को बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा जी और इसके दाईं ओर दूसरे स्थान पर एच बैठा है। तो ये पहला स्थान और ये दूसरा स्थान। तो यहाँ पर कौन बैठा है, एच यहाँ पर बैठा है। उसके बाद में है कि एफ और के एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं। तो देखिए एफ और के दोनों ही इन दोनों से रिलेट नहीं हो रहे हैं, तो इस वाली लाइन को एक बार क्या करते हैं, हम छोड़ देते हैं। अगली देखिए एफ और ई दोनों आई के ठीक बगल में बैठे हैं। तो एफ और ई आई, तो ये भी इनमें अभी तक नहीं है, तो इस वाली लाइन को भी एक बार स्किप करते हैं। आगे लिखा है कि एच जो है, एच और ई एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं। एच और ई जो हैं वो ठीक एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। आगे है कि के पंक्ति के दाएं सिरे पे बैठा है। तो के जो है वो लास्ट हो गया कि दाएं सिरे पे बैठा है। उसके बाद में लिखा है कि जे जो है वो एच के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। जो जे है वो एच के ठीक बाईं ओर बगल में बैठा है। तो यहाँ पर हो गया कौन, जे। तो जे के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। तो देखिए वापस जो लाइनें हमने छोड़ी थी अब उनको रिलेट करते हैं। तो पहली लाइन थी कि एच जो है वो जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो ये तो हमने रिलेट कर लिया था। अगली लाइन थी कि एफ जो है, एफ और के एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं। तो देखिए के तो इधर तो कोई हो नहीं सकता, तो मतलब एफ आ जाएगा इसके इस साइड। तो एफ और के ठीक एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। अगला है कि एफ और ई दोनों आई के ठीक बगल में बैठे हैं। तो एफ और ई, तो देखिए ये तो एफ हो गया और एक है ई, तो ये दोनों आई के बगल में बैठे हैं, मतलब आई जो है वो होगा इन दोनों के बीच में और ई आ जाएगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो एफ और ई जो है ये दोनों आई के क्या है, ठीक बगल में बैठे हुए हैं। तो टोटल कितने थे ये, 4 और 3 7, और यहाँ पर देखिए 3 और 4 7। तो सभी को हमने रिलेट कर दिया है। तो यहाँ पर पूछा है कि जे के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। तो ये जे है और जे के ठीक बाईं ओर बगल में कौन बैठा है, तो जी बैठा है। फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला है कि एक कथन और उसकी 2 धारणाएं 1 और 2 दी गई हैं। कथन में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें। बताए दी गई धारणाओं में से कौन सी कथन में निहित है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मुफ्त पास लेने के लिए कृपया 21 अप्रैल तक कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कीजिए। वैध निवास प्रमाण पत्र बिना पास जारी नहीं किया जाएगा। तो ये तो हमें कथन दिया हुआ है। अब जो धारणाएं हैं वो इस कथन में निहित हैं या नहीं है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर लिखा है मतदाता पहचान पत्र एक वैध निवास प्रमाण पत्र है। तो देखिए ये वाला जो धारणा है यहाँ पर मतदाता पहचान पत्र का जो है इसमें कोई भी जिक्र नहीं किया गया है, मतलब ये वाली धारणा इसमें निहित नहीं है। अगला है कि पास जो है वो कार्यक्रम स्थल पर खरीदे जा सकते हैं। तो खरीदने के बारे में भी इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है, तो ना ही दूसरी धारणा भी इसमें निहित है। तो 1 और 2 दोनों ही धारणा इसमें निहित नहीं है। तो पहला ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो देखिए हमारी श्रेणी लिखी हुई है क्या, 9, 10, 18 और 45 और 109। तो इसके आगे क्या आएगा ये हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 9 से 10 बनाने के लिए 1 जोड़ेंगे, 10 से 18 बनाने के लिए 8 जोड़ें और 18 से 45 बनाने के लिए 27 जोड़ना पड़ेगा। और ऐसे 45 से 109 बनाने के लिए हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 64 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 1, 8, 27, 64 ये सभी क्या है, ये परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो यहाँ पर देखिए 1 जो होता है 1 का क्यूब, 8 जो है 2 का क्यूब, 27 जो है वो 3 का क्यूब और 64 जो है 4 का क्यूब। तो ऐसे आगे कौन आएगा, 5 का क्यूब, और 5 का क्यूब कितना होता है 125। मतलब 109 में हमें 125 को ऐड करना है और 125 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 234। तो सेकंड ऑप्शन जो है हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला है कि 5 मित्रों ए, एस, डी, एफ और जी ने एक ही कैलेंडर वर्ष के क्रमागत महीनों में एक कोचिंग संस्थान में प्रवेश लिया।
ए ने मई में प्रवेश लिया, तो देखिए जो ए है इसने प्रवेश लिया कौन से महीने में, मई महीने में। केवल डी ने एफ और एस के बीच में प्रवेश लिया, तो इस वाली लाइन को एक बार छोड़ देते हैं क्योंकि एफ और एस अभी तक हमारी लाइन में नहीं है। अगला है कि जबकि जी ने ए के ठीक 1 महीने बाद प्रवेश लिया, तो जी ने ए के ठीक 1 महीने बाद प्रवेश लिया है, तो ये ए है और इसके ठीक 1 महीने बाद मतलब मई के बाद कौन सा महीना आएगा हमारा, जून। तो जून में प्रवेश लिया है किसने, जी ने। ऐप प्रवेश लेने वाला अंतिम मित्र था, ऐप ने जो है वो प्रवेश लेने वाला अंतिम मित्र है, तो डी ने किस महीने में प्रवेश लिया ये हमने बताया है। तो पहले हमने एक लाइन छोड़ी थी उसको हम वो रिलेट करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है केवल डी ने एफ और एस के बीच में प्रवेश लिया है, जबकि एफ सबसे लास्ट वाला है। यहाँ पर देखिए एफ जो है वो क्या है, सबसे लास्ट वाला है, और डी ने एफ और एस के बीच में प्रवेश लिया है। तो जो डी है इसने एफ और एस के बीच में लिया है, तो यहाँ पर एस बनाना होगा और यहाँ पर बनाना होगा हमें डी। तो देखिए जो डी है इसने एफ और एस के बीच में क्या लिया है, प्रवेश लिया है। तो यहाँ पर देखिए जून के बाद में आएगा क्या, जुलाई, और जुलाई के बाद में क्या आएगा, अगस्त, और एफ हो जाएगा अगस्त के बाद में सितंबर। अब देखिए क्या पूछा है कि डी ने किस महीने में प्रवेश लिया, तो देखिए डी जो है इसने कौन से महीने में प्रवेश लिया है, अगस्त महीने में लिया है। तो पहला ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि रुपये 2000 की राशि पर 8.25% की वार्षिक दर से 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए पहले तो कितने दिन हो गए ये बताना है यहाँ पर। तो देखिए फरवरी, तो फरवरी में कितने दिन हैं, तो यहाँ पर देखिए फरवरी में 28 दिन होंगे। तो 7 फरवरी से, तो 7 फरवरी से मतलब शुरू के 6 दिन नहीं है, तो 28 में से 6 माइनस कर देंगे, तो मतलब फरवरी के हैं हमारे पास 22 दिन। उसके बाद में आएगा मार्च, और मार्च में कितने दिन होते हैं, 31, तो ये हो गए 31 दिन। और उसके बाद में है अप्रैल महीना, और अप्रैल में देखिए 20 अप्रैल तक का निकालना है, तो मतलब 20 दिन लेने हैं हमें अप्रैल के। तो सभी को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3 और ये 7, तो 73 दिनों का ब्याज हमें यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, तो ये होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में कितना आएगा, 100। तो यहाँ पर देखिए मूलधन दे रखा है हमें 2000 गुणा रेट हमें दे रखी है 8.25 और गुणा समय, तो समय देखिए 73 दिन है, जबकि रेट हमारी क्या है, वार्षिक है मतलब वर्ष में है, तो इसको भी हमें दिनों को वर्ष में बदलना होगा। तो 73 और एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो 365 से क्या लगा देंगे, भाग, तो ये हो गए वर्ष में, और बटे में है कितना, 100। तो यहाँ पर देखिए 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 73 से 365 5 बार कैंसिल आउट होगा, और 5 से ये 20 कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार, 4 बार। तो 8.25 को गुणा करना है किससे, 4 से, तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 और 25 चौक 101, तो 32 और 1 कितना हो जाएगा, 33 रुपये जो है वो हो जाएगा हमारा ब्याज। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर हैं जिनसे प्रत्येक के ठीक पहले भी एक व्यंजन है और ठीक बाद भी क्या है, एक व्यंजन है। तो यहाँ पर देखिए कितने स्वर हैं ये बताना है। तो देखिए पहले तो यहाँ पर वाई, एच, एस, डी, एस, वाई और आई, तो सबसे पहले स्वर कौन आया, आई। तो यहाँ पर देखिए आई से ठीक पहले भी एक व्यंजन है और बाद में भी एक व्यंजन है, तो पहला युग्म तो ये हो गया। उसके बाद में देखिए ए भी क्या है, एक स्वर है, और इससे भी ठीक पहले देखिए आर भी एक व्यंजन है और वाई भी एक व्यंजन है, तो ये हो गया हमारा दूसरा युग्म। उसके बाद में देखिए अगला स्वर है हमारा कौन, ई। तो ई से ठीक पहले व्यंजन है लेकिन बाद में क्या आ गया, एक स्वर आ गया, तो मतलब इसको नहीं लेना है। उसके बाद में देखिए अगला हमारा स्वर है कौन सा, यू। तो यहाँ पर देखिए यू से ठीक पहले क्या है, एक स्वर है, तो ये भी हमें नहीं लेना है। उसके आगे देखिए जी आई, आई भी क्या है, एक स्वर है, आई भी क्या है, एक स्वर है, और इसे ठीक पहले भी एक व्यंजन है और बाद में भी क्या है, एक व्यंजन है, तो ये हो गया हमारा तीसरा युग्म। उसके बाद में देखिए कौन सा है, ओ। तो यहाँ पर देखिए ओ के ठीक पहले तो व्यंजन है लेकिन बाद में कौन है, एक स्वर है, तो इसको हमें नहीं लेना है। आगे देखिए ए से ठीक पहले क्या है, एक स्वर है, तो ये भी हमें नहीं लेना है।
उसके बाद में अगला स्वर कौन सा है हमारा यू। तो देखिए यू से ठीक पहले भी एक व्यंजन है और बाद में भी क्या है, एक व्यंजन है, मतलब ये हो गया हमारा चौथा युग्म, ये हो गया हमारा चौथा युग्म। उसके बाद में देखिए कोई भी स्वर नहीं है। तो ऐसे कितने युग्म हैं, तो 4 युग्म है। पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से है। तो यहाँ पर देखिए 10 से हुआ है कितना 55, यहाँ पर 12 से हुआ है कितना 65। तो वही संक्रिया हमें लगानी है 18 से बनाने में। तो देखिए 10 से 55, तो 10 को यदि हम 5 से गुणा करें और इसमें 5 जोड़ दें, तो 10 को 5 से गुणा करेंगे 55 + 5 कितना हो जाएगा, 10 को 5 से गुणा करेंगे 50 और 5 55। ऐसे देखिए 12 को यदि हम गुणा करें 5 से और उसमें 5 ही हम ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा 65। तो वही काम इसमें करना है कि 18 को गुणा करना है हमें 5 से और उसमें फिर 5 क्या करना है, ऐड करना है। तो 18 को 5 से करेंगे 90 और 5 कितना हो जाएगा 95। तो थर्ड ऑप्शन जो है हमारा क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 20 महिला एक कार्य को 15 दिन में पूरा करती हैं और 16 पुरुष उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो एक पुरुष और एक महिला की कार्य कुशलता का अनुपात हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए M1 D1 बराबर होता है किसके, M2 D2 के। तो यहाँ पर 20 महिलाएं हैं तो 20 वुमेन और गुणा इनको दिन लग रहे हैं 15 और बराबर 16 पुरुष हैं, मतलब 16 मेल हैं और इनको भी दिन लग रहे हैं कितने 15। तो देखिए 15 से 15 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर देखिए 4 से कैंसिल आउट होगा ये 5 बार और ये 4 से कैंसिल आउट होगा कितनी बार, 4 बार। तो हम बोल सकते हैं कि 5 वुमेन जो हैं ये बराबर होंगी 4 मैन के। यहाँ पर देखिए अनुपात किसका बताना है, पुरुष और महिला का। मतलब हमें पहले किसको लिखना है, पुरुष को लिखना है, बाद में महिला का। तो यहाँ पर देखिए M/W हमें बताना है, M/W बताना है। तो यहाँ पर देखिए M और ये W आ जाएगा इसके बटे में और 4 चला जाएगा उधर भाग में, तो उधर है 5 और बटे में आ जाएगा 4। तो M और W का अनुपात हो जाएगा 5:4। पहला ऑप्शन जो है इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला गया है कि दी गई संख्या प्रतीक श्रृंखला का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। ऐसे प्रतीकों की कुल संख्या ज्ञात करो जिनके ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद क्या है, एक अक्षर आता है। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रतीक यह है परसेंटेज, इससे ठीक पहले क्या एक संख्या है क्या, नहीं, यहाँ पर एक अक्षर है तो मतलब ये नहीं है। अगला देखिए यहाँ पर है स्टार, तो इससे ठीक पहले तो क्या है, एक संख्या है 9 और ठीक बाद में क्या है, एक अक्षर है। तो पहला युग्म तो हमारा हो जाएगा ये। दूसरा देखिए उसके बाद में अगला है डॉलर, तो इससे पहले संख्या है क्या, नहीं है। उसके बाद में देखिए अगला प्रतीक है हमारा ये इक्वल का साइन, तो क्या इससे पहले कोई संख्या है क्या, तो नहीं है। उसके बाद में देखिए कौन सा है @ क्या इससे पहले कोई संख्या है क्या, नहीं है। उसके बाद में देखिए एंड से ठीक पहले क्या कोई संख्या है क्या, नहीं है। उसके बाद में ये वाला है, इससे पहले क्या कोई संख्या है क्या, नहीं है। उसके बाद में देखिए कौन सा है एंड से पहले क्या कोई संख्या है क्या, नहीं है। उसके बाद में देखिए कौन सा है हाइपन का साइन है, क्या इससे पहले कोई संख्या है क्या, नहीं है। तो ऐसा केवल एक ही युग्म है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो अगला है कि जॉन ने एक लैपटॉप उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर खरीदा। तो उसने लैपटॉप के लिए 28,473 रुपये का भुगतान किया है, तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 25% की छूट पर खरीदा, मतलब कितने में खरीदा है, 75% में खरीदा है। और 75% की वैल्यू जो है वो बराबर है 28,473 के। तो हमें उसका अंकित मूल्य बताना है, मतलब 100% की वैल्यू यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ पर देखिए 1% की निकालने के लिए क्या करते हैं, 1% की निकालने के लिए इस 75 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और 100% की निकालने के लिए गुणा कर देंगे किससे, 100 से। तो यहाँ पर देखिए 25 से कैंसिल आउट करेंगे ये 3 बार और ये 25 से कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार, 4 बार। फिर देखिए 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार होगा, तो 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो 3 नाम 27, 1 बचेगा, 3 चौक 12, 2 बचेंगे, 3 नाम 27 और 1। तो 9491 को गुणा करना है किससे, 4 से। तो कितना हो जाएगा देखना है, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4, 4 को 9 से करेंगे तो 36, 4 को 4 से करेंगे 16, 16 और 3 हो जाएगा कितना 19 और 4 को 9 से करेंगे 36 और 1 37, तो 37,964 रुपये। तीसरा ऑप्शन जो है हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि श्रीनिवास ने अभी हाल ही में अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की है। 5 वर्ष बाद उनकी औसत आयु जो है कितनी हो जाएगी, 33 वर्ष होगी। तो देखिए 5 वर्ष बाद में उनकी टोटल आयु कितनी होगी, 5 वर्ष बाद कुल आयु, दोनों की आयु का योग या कुल आयु कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए औसत आयु कितनी है, 33, और कितने लोगों की है, 2 लोगों की, तो ये हो जाएगा कितना, 66 वर्ष। तो 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का जो योग है वो होगा कितना, 66 वर्ष। तो यदि हम वर्तमान कुल आयु बात करें, वर्तमान में कुल आयु उनकी कितनी होगी, इसकी यदि हम बात करें तो वर्तमान में देखिए ये 5 वर्ष बाद की है। तो वर्तमान में निकालने के लिए हमें दोनों की 5-5 वर्ष 66 में से क्या करनी होगी, कम करनी होगी। तो 66 में से दोनों की, एक की 5 और दूसरे की भी 5-5 माइनस करेंगे तो 66 माइनस 10 कितनी हो जाएगी, 56 वर्ष। तो फिलहाल में दोनों की जो आयु है उसका योग जो है वो कितना है, वर्तमान आयु का योग है 56 वर्ष। तो यहाँ पर बोल रहा है कि श्रीनिवास ने अभी हाल ही में अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की है। तो यदि हम बोलें कि लड़की की उम्र और यह है श्रीनिवास की उम्र, तो इसकी x माने तो लड़की से 4 वर्ष क्या है, छोटी है, तो वो हो जाएगी x माइनस 4, और इन दोनों का योग हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो x प्लस x माइनस 4 ये बराबर है किसके, 56 के। तो यहाँ पर देखिए 2x बराबर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 4 उधर में जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा 60। तो x की वैल्यू आ गई कितनी, 30। तो यहाँ पर किसकी उम्र हमसे पूछी है, तो लड़की की उम्र पूछी है, और लड़की की उम्र है x माइनस 4, 30 में से 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितना, 26 वर्ष। तो तीसरा ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। यदि हमें श्रीनिवास की उम्र पूछी होती तो वो हो जाती हमारी कितनी, 30 वर्ष। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू।